नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया का सबसे बड़ा लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म द वन एंड ओनली ट्रेडअप में। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू पीपल? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज गेट इज कंसर्न, दैट इज नथिंग बट द जनरल एप्टीट्यूड सेशन। इसके टॉप 100 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके मैं आ रहा हूं अभी। तो आज अभी पार्ट 1 हम डिस्कस करने वाले इसका। इसके बाद एक दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड। तो आप लोग जानते हो, सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि 4 टाइप ऑफ एप्टीट्यूड क्वेश्चन आप फेस कर सकते हो गेट में। और गेट में एप्टीट्यूड इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड का वेटेज होता है 15 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में से अगर 15 मार्क्स केवल एप्टीट्यूड से आ रहा है तो आप समझ रहे हो। बहुत लोग एप्टीट्यूड को नेग्लेक्ट करते हैं और वो गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि एप्टीट्यूड एक ऐसा चीज है जो बहुत आसान है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये बहुत कम मेहनत से, आप सिर्फ प्रैक्टिस से, कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं सीखना होगा, सब आप जानते हो पहले से। एवरीथिंग यू नो बिफोर हैंड इन एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड। कोई ऐसे इंजीनियरिंग, कोई रॉकेट साइंस आपको नया तरीके से सीखना नहीं पड़ेगा यहाँ। तो ये है कहानी। 15 मार्क्स आने वाला है, 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेनली जनरल इंग्लिश का कुछ आने वाला है, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ सकता है, रीजनिंग भी आ सकती है मेनली। फाइन। तो इस 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने वाला है, 15 मार्क्स। सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डिस्कस अलोंग विद सम मॉडल क्वेश्चंस गिवन बाय आईआईटी बॉम्बे, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। So let's begin the session. It's a little introduction about me. In case you haven't followed me yet on the app, just do follow me on the app so that you never miss any of my lectures, either on app or on YouTube. This is my name, Aniruddha Roy. I'm an MTech from IIT Bombay with 2+ years of nationwide GATE teaching experience. Served as a motivational speaker in different parts of the country. And my area of expertise you can see in the core field and in the non-core field is general aptitude. तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है आउट ऑफ ऑल द थिंग्स मेंशन्ड, वो हम पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर्स आप कभी ना कभी स्कूल में, अपने स्कूल लेवल में पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ चुके हो, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। डिस्टेंस, टाइम, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद मैन पावर, वर्क एटसेट्रा, मैन डे वर्क एटसेट्रा जो होता था, ये सब चीजें भी आप पढ़ चुके हो। और मेनली यही 4 जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ब्रीफ केस वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, इफ इट्स कॉस्ट प्राइस वाज 5% लेस एंड इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 7 मोर, द गेन वुड हैव बीन 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ब्रीफ केस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द ब्रीफ केस कितना था। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि मानो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द ब्रीफ केस जो था वो x रुपीज था, मान लो, कोई बात नहीं। ये था आपका कॉस्ट प्राइस, फाइन। तो ये कौन से प्राइस में इसको सेल किया? 10% प्रॉफिट में। और आप हमेशा जानते हो दैट सेल प्राइस होता है क्या? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो इट इज x प्लस 1, x प्लस 0.1 इंटू एक्स। 0.1 क्यों लिखा? क्योंकि प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस का 10%, है ना। तो इट इज कमिंग एज 1.1 इंटू एक्स। इट इज कमिंग एट व्हाट? 1.1 इंटू एक्स। ये है आपका सेलिंग प्राइस। बहुत अच्छी बात। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस वाज 5% लेस, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 5% कम होता तो कॉस्ट प्राइस कितने होने को बोल रहा है? सीपी डैश, मानो जो नया कॉस्ट प्राइस है वो बोल रहा है कि अगर 5% कम होता तो मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 0.95x होता, अच्छा, एंड इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 10 मोर, और इसका जो सेलिंग प्राइस होता वो अगर 7 रुपए ज्यादा होता, तो मैं 20 रुपए मुनाफा करता। 20% would have been the profit. The gain would have been 25%। और मैं आपको बताया हूं कि गेन क्या होता है या फिर प्रॉफिट क्या होती है हमेशा, दैट इज द व्हाट इज द गेन परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, हमेशा वो क्या होता है? प्रॉफिट और गेन परसेंटेज अगर मैं बात करूं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अगर ये लॉस परसेंटेज होता तब भी ये लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100% होता। फाइन। अच्छा, तो इन केस में प्रॉफिट क्या होता है? आप लोग जानते हो प्रॉफिट हमेशा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
अग्री? अच्छा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज योर प्रॉफिट डैश्ड, क्योंकि पहले तो प्रॉफिट 10% हो रहा था, अभी कुछ और होगा। अभी कितना होगा सर? अभी चलिए देखते हैं कितना हो रहा है। दैट इज कमिंग एज 0.05 प्लस 0.1 दैट इज 0.15 x प्लस 7। ये हो रहा है आपका प्रॉफिट। फाइन। कितने रुपए के ऊपर आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है सर? कितने रुपए के ऊपर? 0.95 x के ऊपर आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है ना? तो बेसिकली 0.15 x प्लस 7 बाई 0.95 x into 100% दैट इज इक्वल टू बेसिकली 20। एम आई करेक्ट? यस और नो? क्योंकि हमेशा मैं आप बता चुका हूं पहले भी कि प्रॉफिट और लॉस आप जो भी बात करो वो हमेशा होता है प्रॉफिट, ये परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज प्रॉफिट और लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ये आप जानते हो राइट? तो इस केस में ये है आपका प्रॉफिट, ये है आपका कॉस्ट प्राइस इनटू 100% दैट इज द प्रॉफिट। अभी तो वही बोला है 20% मुनाफा होने वाला है, करेक्ट? अच्छा, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी कि एक्स। तो बहुत ही आसान सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप थोड़ा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.15 x प्लस 7, 0.95 x इंटू 0.1 तो आ रहा है 0.19 x। यहाँ से आपको मिल रहा है x इक्वल टू 7/0.04। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 175 रुपीज विच इज ऑप्शन ए। आई होप एवरीबडी गॉट दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में आया होगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे चैप्टर्स पे चलेंगे राइट? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पहले हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैन सेल्स अ प्लॉट ऑफ लैंड एट 6% प्रॉफिट। If he had sold it at 10% profit, he would have received 200 rupees more. What is the selling price of the land? So again, similar type of question. Again, absolutely similar type of question. Fine. तो आपसे पूछा गया है क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ द लैंड। ठीक है, तो इन दिस केस ऑल्सो अगेन आप मान लो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैंड, कॉस्ट प्राइस को हमेशा एक्स मानना मतलब इजी होता है, ये आपके ऊपर है ऑफ कोर्स। क्योंकि क्यों इजी होता है? क्योंकि प्रॉफिट बोलो, लॉस बोलो, गेन बोलो, लॉस जो भी है, सब कुछ कॉस्ट प्राइस के बेसिस में डिसाइड होता है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को एक्स मानते हैं। ऑल्दो आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, आप सोचोगे सर सेलिंग प्राइस को एक्स क्यों मानो? मान सकते हो, बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है इसमें। कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैंड इज मानो एक्स, ठीक है? तो वो मैन क्या क्या सेल्स द प्लॉट ऑफ लैंड एट 6% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द लैंड कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ द लैंड हो जाएगा x इंटू 1.06, 6% प्रॉफिट में बेचा है उसको, तो इट्स 1.06x। अच्छा, क्या बोल रहा है? इफ ही हैड सोल्ड एट इट एट रुपीज 10% प्रॉफिट इट वुड हैव रिसीव्ड 200 रुपीज मोर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर वो 10% प्रॉफिट में बेचता तो कॉस्ट कितना होता, तो प्राइस कितना होती? सेलिंग प्राइस 1.1 इंटू एक्स कितना होता, राइट? तो फिर बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्त कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैंड? सेलिंग प्राइस ऑफ द लैंड कितना हो रहा है आप बता सकते हो? सेलिंग प्राइस ऑफ द जो लैंड है वो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट कितनी हो रही है? मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही वुड हैव रिसीव्ड 200 रुपीज मोर। फाइन। तो बेसिकली अभी उसको जितना मिल रहा है, मुझे पता नहीं कितना मिल रहा है उसको, पर अगर वो 10% प्रॉफिट में बेचता तो उसको 200 रुपए ज्यादा मिलता। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि 1 माइनस दिस थिंग दैट इज इक्वल टू 200 रुपीज मोर। समझ में आ गया? नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है कोई। 1.1x माइनस 1.06 इज इक्वल टू 200। तो यहां से आपको एकदम साफ साफ मिल जा रहा है क्या कि 0.04x इक्वल टू है 200, और x इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 बाई 0.04, मतलब है 5,000 रुपए। और आप ऑप्शन ए पे टिक मार के घर चले आते हो विद अ नेगेटिव मार्किंग, विद अ नेगेटिव मार्किंग आप घर चले आते हो। क्यों? क्योंकि आपसे एक्स पूछा ही नहीं है और आपको लगता है कि हमेशा एक्स मिल गया मतलब हमने मतलब दुनिया हासिल कर लिया है। लिखा हुआ है आपको, देखो क्वेश्चन को पढ़ना होगा, सब कुछ सिंपल है। और देखो ये गेट वाले क्या करते हैं, जो गलत ऑप्शन आता है ना, मतलब उनको पता है कि भाई क्या वो गलती कर सकता है और उसी को आप ऑप्शन में भी डालता है। देखो यहाँ पे 5,000 डाल चुके हैं ये लोग। समझ में आ रहा है? तो मतलब खेलता है गुरु हमारे दिमाग से। आपसे पूछा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैंड। सेलिंग प्राइस आपने अभी सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 1.06x। तो ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में 1.06x जो चीज है ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, जो कि है 5,300 रुपए, जो कि है 5,300 रुपए। समझ में आया? गॉट द कंसेप्ट एवरीबॉडी? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। समझ में आ गया होगा? 5,300 रुपए, दिस इज द आंसर।
समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे लिखा गया है, जो कि दिया हुआ है क्या, अ मैन बाइज, क्लियर द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अ मैन बाइज 2 साइकिल्स फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹900, ओके, बाय सेलिंग वन for 4/5 of its cost and the other for 5/4 of its cost, he makes a profit of ₹90 on the whole transaction. Find the cost price of the lower price cycle. ये आपसे पूछा गया, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है कि अ मैन बाइज 2 साइकिल फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹900। तो इसका मतलब अगर एक का कॉस्ट एक्स होगा, ओके, मुझे पता नहीं ये चीपर वाला है कि मोर एक्सपेंसिव वाला है, ये मुझे पता नहीं, पर मुझे एक चीज तो बिल्कुल बिल्कुल पता है कि सर अगर अगर एक का प्राइस 900 रुपये, एक का प्राइस एक्स है और दोनों मिला के प्राइस 900 है, तो ऑब्वियसली भैया दोनों दूसरे का प्राइस कितना होगा, 900 माइनस एक्स ही होगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? गेटिंग माय पॉइंट? एक का प्राइस अगर एक्स है तो दूसरे का प्राइस 900 माइनस एक्स ही होगा ना। क्लियर है? कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं। वो क्या बोल रहा है कि बाय सेलिंग, किधर गया, बाय सेलिंग वन फॉर 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट एंड अदर फॉर 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹90। तो बहुत अच्छी बात। तो बेसिकली दोनों का सेलिंग प्राइस मतलब कितना हो गया भैया टोटल, वो अगर 90 रुपए कमा रहा है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया, 900 रुपए में खरीदा था, 90 रुपए मुनाफा है, तो सेलिंग प्राइस है 990। तो क्या मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूँ दोस्त? देखो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को बस रीड करना है अच्छे से और कुछ नहीं। एक को मैं सेल कर रहा हूँ 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कितना। दूसरे को मैं सेल कर रहा हूँ 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट, तो दूसरे को मैं सेल कर रहा हूँ इतने प्राइस में, दोनों मिला के टोटल सेलिंग प्राइस 990 रुपए। यही तो बोला है, एक को सेल कर रहा हूँ 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट, दूसरे को सेल कर रहा हूँ 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट। तो ये बात हो गई, राइट? तो यहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा एक्स और 900 माइनस एक्स क्या है। चलिए देख लेते हैं, एक बार फटाफट कर लेते हैं कितना हो रहा है आंसर। ठीक है, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा दैट इज योर, आई थिंक आपको मिल जाएगा 4, तो 225 हो जाएगा यहाँ पे 225। चलिए कर ही लेते हैं, ठीक है। आप एक और भी काम कर सकते हो, आप ना बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 5 है 4 है ना, बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी चलेगा, या फिर नहीं करोगे तब भी चलेगा, जैसे आपकी मर्जी। तो यहाँ से 5/4 इंटू 900 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1125। चलो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि प्रॉब्लम का मामला है। हाँ सही है, मेंटल मैथ तो चलते रहता है, लेकिन फिर भी कहीं गलती हो गया, वो आप देख रहे हो कि हाँ गलती हो रहा है, तो गलती रह जा रहा है पीडीएफ में भी, तो वो सही बात नहीं है, राइट? सो इट इज एक्चुअली कमिंग एज हाउ मच, 5/4x, 5/4 माइनस 0.8, तो ये जो हो जाएगा 0.45 हो जाएगा ये। तो बेसिकली आपको मिल रहा है 0.45x, ये है 5/4 1.25, 4/5 मतलब 0.8, 1.25 माइनस 0.8 को मैंने इधर लेके आ गया और 990 को मैं इधर लेके आ गया, तो ये हो गया आपका 135, 135 हो जाएगा। तो बेसिकली x जो आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से 300 रुपए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लोअर प्राइस, तो एक का अगर 300 है तो दूसरे का है 900 माइनस 300, यानी कि 600 रुपए। तो ऑब्वियस बात है कि एक का प्राइस अगर 300 रुपए है, दूसरे का प्राइस 600 रुपए है, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लोअर प्राइस साइकिल, लोअर प्राइस साइकिल इज गोइंग टू बी 300 रुपीज। समझ में आ गया होगा? Fine. तो उसके बाद आपको क्या पूछा गया है कि ट्रेडर परचेसेस एप्पल्स एट ₹60/100। ये भी प्रॉफिट लॉस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा गया है कि ट्रेडर परचेसेस एप्पल्स एट ₹60/100। तो आई थिंक यू हैव गॉट द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम जो है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ट्रेडर परचेसेस एप्पल्स एट ₹60/100, he spends 15% on the transportation, what should be the selling price per 100 to earn a profit of 20%? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आपसे सेलिंग पूछा गया, सेलिंग प्राइस विच इज वेरी वेरी, आई मीन वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो वो परचेस कितने में कर रहा है, पर 160 पे, और 15% वो खर्च कर रहा है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। 15% वो खर्च कर रहा है किसमें, तो ट्रांसपोर्टेशन में। अगर वो 15% खर्च कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, तो टोटल उसके जेब से कितना निकल रहा है टोटल,
टोटल उसके जेब से निकल रहा है कितना रुपए, टोटल उसके जेब से निकल रहा है, दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर, वो जो भी कर रहा है टोटल खर्चा 60 प्लस 15 इंटू 100 जो भी है, तो इस पे टोटल हो रहा है, आप अगर थोड़ा देखोगे इसको तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 900, हाँ तो 69 रुपीज हो जा रहा है, ये टोटल इसके पैसे गया है पॉकेट से, ठीक है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर 100 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट हमेशा लगाते हैं किस पे, जितना मेरा खर्चा हुआ है टोटल कॉस्ट प्राइस, जितना मैं एक्सपेंड कर चुका हूँ 69 रुपीज, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 69 इंटू 1.2, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है 20%। क्यों मैं बार बार ये 1.2 1.1 ऐसे लिखता हूँ, देखो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, इट्स सेलिंग कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस मानो 69 और प्रॉफिट का है 69 का 20%, है ना। तो ये क्या हो जाता है 16 इंटू 1 प्लस 20/100, 1 प्लस 20/100 को आप क्या लिख सकते हो 1.2, तो ये हो जाता है 1.2। तो इस तरीके से मैं बार बार लिखता हूँ, इसलिए तो कंफ्यूजन क्लियर कर दिया इन केस किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है, आई होप किसी को नहीं हो रहा है, बट फिर भी ठीक है। तो ये आपको पूछा है व्हाट शुड द सेलिंग प्राइस, तो निकाल लो 69 इंटू 1.2, अगर आप करोगे तो आंसर आएगा सीधा सीधा 82.8। सो द करेक्ट आंसर इज 82.8। आई होप दैट एवरीबॉडी हैज गॉट दिस पर्टिकुलर, समझ में आ गया, फाइन। अगले प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल at cost price but it uses a 900 gram weight instead of a 1 kilogram weight. Find the percentage profit to the dealer. Find the percentage profit to the dealer, ये आपसे पूछा गया है। तो ये डीलर क्या कर रहा है, ये डिसऑनेस्ट क्यों है, देखो ये बोल रहा है कि भाई मैं जो प्राइस में खरीदता हूँ उसी प्राइस में बेचता हूँ, तो तुम खुश हो कि उसके पास चले गए और उसके पास चले जाके फटाफट खरीद लिए वो चीज, लेकिन क्या हो गया दोस्त, इसमें आपका कट रहा है, ठीक है। वो कैसे कट रहा है आपका कि वो बेसिकली 1 केजी बोल रहा है आपको कि मैं 1 केजी दे रहा हूँ, सर मैं 1 केजी खरीदा हूँ मानो 100 रुपए में, 100 रुपए में मानो 1 केजी खरीदा हूं मैं, ठीक है, और मैं आपको भी 100 रुपए में बेच रहा हूँ। भैया पैसे तो तुम 100 रुपए ही ले रहे हो, लेकिन तुम मुझे 1 केजी नहीं दे रहे हो, तुम मुझे दे रहे हो 900 ग्राम, 900 ग्राम दे रहे हो तुम, यहाँ पे वो प्रॉफिट कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली वो मुझे 900 ग्राम दे रहा है 100 रुपए में, समझ में आया, और वो खरीदा था 1 केजी 100 रुपए में, तो वो मुझे 1 केजी कितने इसमें बेचेगा, कितने प्राइस में बेचेगा वो मुझे 1 केजी, इट्स 1/9, और जो 1 केजी है यानी कि 1000 ग्राम जो है, 1000 ग्राम वो बेचेगा 1000/9 रुपीज में, 1000/9 रुपीज में वो बेच रहा है कितना, 1 केजी, और वो खरीदा था कितने में, 100 रुपए में। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, बहुत ही सिंपल सर, इट्स 1000/9 माइनस 100, ये इसका प्रॉफिट। हम 100 क्यों मान लिए, क्योंकि देखो ये 100 कट जाता है, क्योंकि नीचे कॉस्ट प्राइस आता है ना, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, तो ये कट गया यहाँ से। तो आपका डायरेक्टली प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाता है, दैट इज कमिंग एज 100/9%, दैट इज योर 11.11%। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, तो ये बी हो जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, समझ में आया। चलो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे लिखा गया है कि बाय सेलिंग 45 लेमन्स फॉर ₹40 अ मैन लूजेस 20%, हाउ मेनी शुड ही सेल, ये सेल होगा दोस्त, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 इन ऑर्डर टू गेन 20% इन अ ट्रांजैक्शन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वंस अगेन ये बोला है क्या कि 45 नींबू ये खरीदा है भैया, सस्ता मिला है उसको, खरीद लिया 40 रुपए में, लेकिन ये बेचा है इतने रुपए में, सेलिंग 45 रुपए, बिक नहीं रहा था तो बेच दिया भाई, सेलिंग 45 लेवल्स फॉर ₹40, और ये 20% गंवा रहा है, 20% ये गंवा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल की कितने प्राइस पे वो खरीदा था, कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, चलिए देखते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस, पहले तो ये ऐसे सोच लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन मानो है एक्स, मान लो एक लेमन का कॉस्ट प्राइस है एक्स, मतलब एक लेमन वो ₹100 में खरीदा था, तो 45 लेमन वो खरीदा होगा, 45 एक्स में खरीदा होगा,
ऑफ 45 लेमन्स, 45 लेमन्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 45x, फाइन। लेकिन ये क्या कर रहा है दोस्त, ये 20% लॉस कर रहा है। कितने रुपए में बेच के? 40 रुपए में बेच के, 40 रुपए में बेच के 20% लॉस कर रहा है, फाइन। अच्छा, तो इसका 20% कितना होता है? 45x, ठीक है। तो इसका मतलब 20% x में लॉस करके कितने में बेचेगा? ये 45x में अगर खरीदा है तो इतने रुपए में वो बेचेगा, तभी उसका 20% लॉस होगा, राइट। तो दिस इज योर सेलिंग प्राइस, दिस शुड बी योर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। लॉस हो रहा है 20%, किसका लॉस होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स कमिंग एज 5 9, तो 36x आ रहा होगा आपका आंसर। तो दिस इज कमिंग एज 36x, फाइन। ये है सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब यही सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है 40 रुपए। 40 रुपए में बेच करी तो उसको 20% मुना मतलब लॉस हो रहा था ना। तो एक नींबू का जो प्राइस है वो आपको मिल गया, दैट इज योर 10/9 रुपीज। 10/9 रुपीज है भैया एक नींबू का कॉस्ट प्राइस, फाइन। हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24 टू गेट 20% इन द ट्रांजैक्शन? तो 24 रुपए में उसको कितना बेचना होगा? अगर ये 20% गेन करना चाहता है, 20% अगर वो गेन करना चाहता है तो कितना बेचना पड़ेगा? ठीक है, अगर वो 20% गेन करना चाहता है तो एक नींबू का प्राइस कितना हो जा रहा है दोस्त? अगर ये 20% मुनाफा करना चाहता है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन फॉर 20% गेन कितना हो रहा है? 10/9 इंटू 1.2, यानी कि 10/9 इंटू 6/5। 20% मुनाफा हो रहा है ना, तो ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 3, तो 4/3 रुपीज में अगर ये बेच रहा है एक नींबू, तो इसका 20% मुनाफा हो रहा है। तो एक नींबू का प्राइस अगर 4/3 है तो भैया 24 नींबू का प्राइस मतलब 24 रुपए में कितना नींबू बिकेगा? दिस इज एक नींबू का प्राइस है 4/3 रुपीज। एक मानो पेन खरीदने जा रहे हो, उसका प्राइस है 5 रुपए, तो 20 रुपए में कितना पेन आएगा? 20/5, सिमिलरली 24 into 3/4, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो है 18। तो 18 नींबू अगर वो 24 रुपए में बेचता है तो वो 20% मुनाफा कर रहा है। क्लियर हो गया? कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, फाइन। वन मोर प्रॉब्लम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम सब टाइप ऑफ प्रॉब्लम करेंगे। 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैं बताया था आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी मैं 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको बताया था, 4 चैप्टर है। प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर इंटरेस्ट है, फिर आपका टाइम एंड वर्क ये सब है, वेलोसिटी डिस्टेंस ये सब, सारे के सारे चीज कवर होगा यहीं पे। बस सुनते जाना है, सेशन के एंड तक बने रहना है, और चैनल पे नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ग्रेड ऑफ सिविल चैंपियंस चैनल को। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को डेफिनेटली सही से सही वीडियो आप तक लाऊं, और आप लोगों को भी मुनाफा यही हो रहा है कि भाई प्रॉफिट लॉस की बात हो रहा है तो मुनाफे की बात करना जायज है, कि आप भी आपको भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए कि कौन से फैकल्टी कभी कभी कौन से क्लास लेके आ रहे हैं। और आप लोग जानते हो कि इट्स पार्ट ऑफ द कोर्स 75 डे क्रैश कोर्स। हमारे ग्रेड अप सिविल चैंपियंस जो नया चैनल है सिविल में, यहाँ पे 75 डेज क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। हर रोज पीडीएफ के साथ एकदम प्रॉपर जैसे कोर्स कराया जाता है वैसे ही 75 डे क्रैश कोर्स बिफोर गेट। और अगर आप इस कोर्स को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 75+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है 15 मार्क्स। 75 में से 15 मार्क्स अगर यहीं से आ जाता है तो भाई लाजवाब। A man gains 10% by selling a certain article for a certain price. If he sells it at double the price, the profit made is। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, मैंने आप एक चीज समझे होंगे कि देखो कभी कभी मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान ले रहा हूँ, कभी कभी कॉस्ट प्राइस को मैं x मान ले रहा हूँ। ऐसा क्यों? देखो ऐसा कुछ कुछ केसेस में हो रहा है, हर केसेस में ऐसा नहीं हो रहा, कुछ कुछ केसेस में हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखोगे आप, थोड़ा अगर गौर से देखोगे कि जब भी मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूँ तभी मैं कॉस्ट प्राइस को x लिखा हूं, तभी मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए था तभी मैं बाकी चीजों को कर पा रहा था, ठीक है, या फिर पहले वाले प्रॉब्लम्स में भी कुछ कुछ। बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए था,
तो जब कोई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको चाहिए कोई भी चीजें, तो आप उस केस में 100 माना करिए, मतलब आप एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली ऊपर नीचे कट ही जाएगा, आपका जो आंसर है वही आएगा, बट इजी हो जाता है अगर आप 100 मान के करते हो तो। फाइन, चलो यहाँ पे क्या माना है, यहाँ पे क्या मान चुके हैं ये लोग, क्या पूछा है आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज मेड, मतलब आप क्या मान सकते हो कॉस्ट प्राइस को। तो मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग अ सर्टेन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। तो मानो उस आइटम का जो कॉस्ट प्राइस था वो है 100, ठीक है, और वो सेल कितने में कर रहा है 110। देखो ये जब इजीनेस है, ये बहुत इजी हो जाता है अगर आप 100 मानते हो, 10% मतलब 10 रुपए। ओके, इफ यू सेल्स इट एट डबल द प्राइस, डबल द प्राइस मतलब ये प्राइस में भी बेच रहा है, और इसका प्राइस अगर 220 रुपए हो जाता है डबल हो गए, फाइन, देन प्रॉफिट मेड कितना होगा। आप हमेशा जानते हो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां से जो आपका प्रॉफिट आएगा, देखो प्रॉफिट हो रहा है 220 माइनस 100, यानी कि 120 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, और आप खरीदे थे कितने रुपए में चीज को, 100 रुपए में। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज समझ रहे हो, ये करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये 120 होगा, 120 होगा, ये करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप 100 रुपए मान लो, 100 रुपए में जो प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट परसेंटेज भी होता है। आपको इसलिए ये सब करने की जरूरत नहीं, इसलिए 100 रुपए आप मान सकते हो, 120%। आई होप यू हैव गॉट इट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सेल्स अ बाइसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ, ये इफ होगा, इफ सी pays rupees 1500, what did A pay for? ठीक है, तो A कितने रुपए में इसको खरीदा था, ये आपसे पूछा गया। तो ये कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक्स टाइप ऑफ या 100 टाइप ऑफ। ये आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है कि प्राइस पूछा है, प्राइस पूछा है, इसलिए आप क्या मानने वाले हो, एक्स, एक्स मानने वाले हो। या फिर समझ में आया। तो मान लिया हमने कि एक्स मतलब है कि ए जितने रुपए में इसको खरीदा था खुद, तो वो मानो एक्स रुपए में खरीदा था, ठीक है। अब ये 20% प्रॉफिट रख के बी को बेच रहा है, तो इस प्राइस में बी से खरीद रहा है। ए का सेलिंग प्राइस जो है वो बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि ए बी को बेच रहा है, समझ में आ रहा है, फाइन, 20%। अब क्या कर रहा है, बी भी कुछ दिन यूज करने के बाद उस चीज को बी सेल से टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो बी भी सी को बेच रहा है 20, तो ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ये था ए के लिए कॉस्ट प्राइस, ये जो था ये था कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ये जो टोटल चीज है ये है सेलिंग प्राइस ऑफ ए, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। समझ में आएगा, बी, ए जिस प्राइस में बेच रहा है बी वही प्राइस में खरीद रहा है, फाइन, इनटू 1.25। 1.25 क्यों सर, क्योंकि बी सी को 25% में बेच रहा है, तो बी के लिए तो कॉस्ट प्राइस इतना था, कॉस्ट प्राइस इंटू 1.25 प्रॉफिट जोड़ के जैसे हम करते थे पहले, तो इतने रुपए में बेसिकली सी को वो बेच रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये जो टोटल का चीज है, ये जो टोटल चीज है, ये टोटल चीज क्या है दोस्त, टोटल चीज है कितने रुपए में सी इसको खरीद रहा है, तो कॉस्ट प्राइस फॉर सी, कॉस्ट प्राइस फॉर सी, समझ में आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी, बी जितने प्राइस में इसको बेच रहा है, बी सी कितने में खरीद रहा है, मतलब बी कितने में बेच रहा है, 1500 बता दिया आपको, आपसे एक्स पूछा गया। कुछ है प्रॉब्लम में, कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज को समझना है और कुछ नहीं है। x इक्वल टू 1500 बाई 1.2 इंटू 1.25, तो ये हो जाएगा आपका 1500 बाई 1.2, 1.2 का मतलब हो जाएगा, आप जानते हो 6/5 होता है, तो 5 नीचे ऊपर 6, और ये होता है 5/4, तो ये 5 नीचे यहाँ पे 4, तो 5 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 5 5 अगर कट गया तो 5 से हो जाता है 300, और यहां से हो जाता है 7, तो जो भी होगा आंसर आपको बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। तो कितना मिल रहा है दोस्त आंसर आपको, 5/4, 5/6, तो 6/5 हो रहा था ना, 6/5 हो रहा था, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ,
कि ये हो रहा था 6/5। मैं सोच रहा था कि शायद, क्योंकि 1.2 को आप क्या लिखते हो 6/5, तो 6 नीचे आ रहा है, ऊपर 5 चले जा रहा है, 1.25 को लिखो 5/4, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये सब करने से क्या होता है, थोड़ा टाइम बच जाता है। आप मतलब मुंह ही मुंह कैलकुलेशन कर लोगे, नहीं तो फिर कैलकुलेटर करना होगा। और बार बार बता रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेट कैलकुलेटर में किया करो, बाकी चीजों में किया मत करो। हाँ, तो ये है कुल मिला के आपके पास। तो ये हो गया 250, 250 इंटू 4 हो गया 1000 रुपीज। तो ए बेसिकली 1000 रुपीज में खरीदा था, उसको वो 1200 रुपए में बेचा बी को, बी उसको 1200 रुपए में खरीद के 1500 रुपए में बेचा सी को। ऐसे ही होता है, जो मार्केट में कोई भी चीज आता है ना, मानो कोई भी क्रॉप आ रहा है या फिर कोई वेजिटेबल आ रहा है, ठीक है, जो मानो फार्मर है, वो मानो 1000 रुपीज में 1000 रुपीज का प्रोडक्शन करने के लिए पूरा लग रहा है, ठीक है, या फिर कोई कोई भी प्रोडक्ट, चाहे फार्मर हो चाहे वो एक मोबाइल फोन हो, मानो बनने में टोटल वो एकदम जो मेन डीलर है वो 1000 रुपीज में उसको खरीद रहा है, ठीक है, उसके बाद वो कोई होलसेलर को बेच रहा है से 1200 रुपए में, वो होलसेलर फिर कोई छोटे दुकान वाले को बेच रहे हैं 1500 रुपए में, फिर वो छोटे दुकान वाले से जब तुम खरीदने जाते हो, मानो तुम 2000 रुपए में उसको खरीद रहे हो। समझ में आ रहा है, इस तरीके से मार्केट में चलता है। ये बाईसाइकिल ही बोला है। चलो, तो इज द मैन्युफैक्चर गेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑन योर स्क्रीन लिखा हुआ है, द मैन्युफैक्चर गेन्स 10%, द होलसेल डीलर 15% एंड द रिटेलर। देखो जो मैंने बताया अभी वही वाला केस यहाँ पे भी आ गया, मैन्युफैक्चरर फिर होलसेलर फिर रिटेलर, यही एग्जैक्टली मार्केट का चेन है। Then the cost of production of a table, the retail price of which is rupees 1265। रिटेल प्राइस मतलब कि आप दुकान में जा रहे हो जब, देखो देखे होंगे आप कि लिखा हो रहा था ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब क्या, रिटेलर मैक्सिमम जितने प्राइस में बेच सकता है उसको उसको बोलते हैं रिटेल प्राइस। तो आप जब दुकान में गए तो आपने देखा कि टेबल के ऊपर से टैग रखा हुआ है 1265 रुपए, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टेबल कितना हुआ करता था, जिसको आप 1265 रुपए में खरीद रहे हो। तो बेसिकली मान लो कि मैन्युफैक्चरर को इसको बनाने में एक्स रुपीज लगाए गए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस पूछा है, एक्स रुपीज लगा था मैन्युफैक्चरर को, फाइन। मैन्युफैक्चरर अभी किसको दे रहा है, ये होलसेलर को, होलसेल डीलर को, ये फिर दे रहा है रिटेलर को, और फिर रिटेलर इसको बेच रहा है। यहाँ पे हो तुम जो खरीदने जा रहे हो उसको, फाइन, बहुत अच्छी बात। तो ये एक्स रुपए में बनाया था, एक्स में बनाया था, 10% मुनाफे में ये दिया किसको, होलसेलर को। तो होलसेलर कितने प्राइस में खरीदा, 1.1x, ठीक है, फाइन। अब ये 15% और मतलब ये 15% मुनाफा लिया, होलसेल होलसेल डीलर, सबको मुनाफा लेना है भाई, सबका परसेंटेज फिक्स होता है, तो ये रिटेलर को दिया। अब रिटेलर कितने प्राइस में खरीदा, 1.1x was the cost price for the wholesaler and he is taking 15% profit, so he is selling actually in a price of 1.1x into 1.15। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब ये जो 1.1x into 1.15 है, ये कितने प्राइस में इसको बेच रहा है, कितने प्राइस में बेच रहा है, 25% मुनाफा रख के ये बेच रहा है, 25%। तो यहाँ पे फाइनली तुम जो प्राइस देख पा रहे हो वो है ये, वो है ये 1.1x इंटू 1.15 इंटू 1.25। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। और ये प्राइस जो तुम देख पा रहे हो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1265 रुपए, टेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि भैया इसका प्राइस है 1265। तो भैया मैन्युफैक्चर कितने रुपए में ये मैन्युफैक्चर किया था, आसानी से मिल जाएगा यहाँ से कि सर 1.1x इंटू 1.15 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 1265। तो यहाँ से फटाफट कैलकुलेट कर लो, 1265 कितना आ रहा है। प्लीज यूज गेट कैलकुलेटर ऐप में, बार बार बता रहा हूँ गेट कैलकुलेटर ऐप यूज करो, तो उसमें से क्या होता है कि प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया से बन जाता है, और इसमें से एक्स आपका जो निकल के आएगा वो आएगा, आप अगर थोड़ा गौर से देखोगे इसको, दैट इज योर 800 रुपीज, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आने वाला है इसका ऑप्शन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आई होप यू हैव गॉट द क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ दोनों क्वेश्चन में करवा दिया ताकि आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आस्क्ड हियर इज दैट
They have written two mixers and one TV cost rupees 7,000, while TVs and a mixture cost rupees 9,800. While यहाँ पे जो लिखा हुआ है while, पहले तो लिखा है टू मिक्सर एंड वन टीवी, यहाँ पे एक्चुअली होगा ये while two TVs and a mixer, ऐसे होना चाहिए. While two TVs and a mixture cost rupees 9,000 and the value of one TV is. तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. तो बेसिकली आपसे लिखा गया कि दो मिक्सर और एक टीवी दोनों का प्राइस कितना है, 7,000, और भाई दो टीवी और एक मिक्सर इसका कॉस्ट है 9,800. तो ये 1 मार्क बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिकली 1 मार्क बेस्ड क्वेश्चन है. आपको पूछा गया वैल्यू ऑफ वन टीवी पूछा गया, तो बहुत अच्छी बात है. आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड्स 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा 4T प्लस 2M दैट इज 19,600. फाइन. और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है क्या, T प्लस 2M दैट इज 7,000. बस T को मैंने आगे लिखा और कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको टीवी का प्राइस चाहिए ना, तो आपको M को कैंसिल करना होगा, M को, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, बोथ साइड को. समझ में आया? So it's 3T that is equal to 12,600. 12,600 है 3 टीवी का प्राइस. कौन सी टीवी है ये पता नहीं मुझे, बहुत जमाने पहले हुआ करता होगा ऐसे टीवी. तो बेसिकली एक टीवी का प्राइस जो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा दैट इज 12,600 बाई 3, दैट इज योर 4200. तो 4,200 रुपए में आपको मिल जाता है एक टीवी. समझ में आ रहा है? तो ये गया एक टीवी का कॉस्ट. अगर वो पूछता है एक मिक्सर का कॉस्ट, तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो फिर कैंसिल हो जाता आराम से, 2T और 2T. क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सिर्फ इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो ये है एक टाइप ऑफ क्वेश्चन. फाइन. The next type of question which they are saying is that a horse and a cow was sold for rupees 12,000 each. The horse was sold at a loss of 20% and the cow at a gain of 20%. The entire transaction resulted in क्या? Entire transaction resulted in क्या? मतलब गेन है, लॉस है, क्या है? तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचोगे कि अरे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक हॉर्स को 20% लॉस में, एक हॉर्स को, एक काउ को 20% गेन में बेचा गया, दोनों का प्राइस 12,000 है, तो फिर नो लॉस नो गेन. पहला ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप मारोगे ठीक, माइनस कर लेके आओगे -1.33. बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, अगेन मैं बता रहा हूँ, सुनते जाना है दोस्त. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है हॉर्स एंड काउ आर सोल्ड फॉर ₹12,000. इसको बेचा जा चुका है 12,000 रुपए में, दोनों को, ये खरीदा नहीं जा चुका है 12,000 रुपए में. समझ में आ रहा है? मैं हॉर्स को जब बेचा हूं 12,000 रुपए में, तो मेरा 20% घाटा हो चुका है, और मैं जब काऊ को बेच चुका हूं 12,000 रुपए में, तो मेरा 20% मुनाफा हो चुका है. ठीक है? तो एंटायर ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, चलिए देखते हैं. एंटायर ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन, तो पहले बात है एंटायर ट्रांजैक्शन का सेलिंग प्राइस जो है वो है 12,000 इंटू 2 दैट इज 24,000. ये सेलिंग प्राइस है. अब कॉस्ट प्राइस देखते हैं कितना था. फाइन. हॉर्स के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था? हॉर्स के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था देखते हैं. हॉर्स के लिए मानो कॉस्ट प्राइस था x. ठीक है? तो ये x माइनस लॉस हुआ ना 20%, तो x माइनस x का 20% ये रिजल्ट करता है 12,000 रुपए में. समझ में आ रहा है? ये रिजल्ट कर रहा है आपका 12,000 रुपए में. x इज इक्वल टू आपको मिल जा रहा है आराम से कि ओरिजिनल प्राइस इसका क्या था. ये 1 माइनस 0.2 हो जा रहा है, तो इस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ ये. तो ये आपको मिल ही जा रहा है कि 15,000 रुपए होने वाला है. ये हॉर्स का कॉस्ट प्राइस था, वो 15,000 में खरीदा था और 12,000 में बेचा था इसको. फाइन. और काऊ के लिए बोल रहा है कि वो 20% मुनाफा किया बेच के 12,000 में. काऊ का मानो है y, तो y का 20% वो मुनाफा कर चुका है, तब वो जाके 12,000 में बेच चुका है इसको. तो आई कैन राइट y इंटू 1.2 दैट इज इक्वल टू 12,000. तो y इज इक्वल टू बेसिकली 10,000. y इज इक्वल टू बेसिकली आपका 10,000. तो अगर y इज इक्वल टू 10,000, तो एक काऊ का
जो से कॉस्ट प्राइस है वो 10,000 रुपए है। तो बेसिकली टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ अ हॉर्स एंड अ काउ, वो कितना है टोटल? 15K प्लस 10K, यानी कि 25K। 25K में वो खरीदा और 24K में इसको बेच दिया। तो इसके मतलब क्या हुआ दोस्त? वो लॉस किया, गेन किया। सिंपल सी बात है, लॉस किया। कितने रुपए का लॉस? 1,000 रुपए का। 25,000 में खरीदा, 24,000 में बेच दिया, तो 1,000 रुपए का लॉस हुआ इसमें। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन प्रॉफिट लॉस, विच इज saying that an article is sold at certain price, कोई भी एक प्राइस में इसको बेचा गया है। by selling it at 2/3 of the price, one loses 10%, the gain percentage at the original price। ठीक है, तो आप ये ओरिजिनल प्राइस कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आराम से बेझिझक कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो आप मान रहे हो फॉर एग्जाम्पल दैट एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, आपको नहीं पता कितने प्राइस में सेल किया गया, आप मान लेते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये 2/3 फैक्टर को देख के मेरे ये दिमाग में आया, अदरवाइज मैं 100 ही मानता। मान लो 300 रुपए में बेचा हूं मैं, कुछ भी मान सकते हो तुम, अल्टीमेटली रेशियो आएगा एक और कट जाएगा सब ऑटोमेटिकली। तो एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, तो ये मान लो कि अभी सेलिंग प्राइस है 300 रुपए, माना, ठीक है। बाय सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो न्यू है वो है दिस, ठीक है, यह है उसका सेलिंग प्राइस। तो यह है फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए। अभी आपसे पूछा गया देखो कि दैट प्राइस वन लूजेस 10%, तो 10% लूज करने के बाद वो 200 रुपए में बेचा है ना। द गेन परसेंट एट द ओरिजिनल प्राइसेस, तो आपको पता नहीं ओरिजिनल प्राइस कितना है, लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसलिए आप मान रहे हो लेट कॉस्ट प्राइस भी एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट प्राइस आप एक्स मान लो, ठीक है। तो x के ऊपर आपने 10% घाटा कर दिया, तो आपने इसको 200 रुपए में बेच दिया, तो x क्या हो जाएगा? बेसिकली 200/0.9, इसका मतलब है 2000/9। ये है आपके 222.22 कुछ ऐसे आएगा। तो इतने रुपए में आपने खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया, तो इसलिए आपका 10% घाटा हो गया। फाइन। द गेन परसेंट एट द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल कितने प्राइस में आप अभी बेच रहे हो? 300 रुपए में बेच रहे हो। ये बोला है कि अगर आप इसके 2/3 में बेचते तो 10% घाटा होता, लेकिन आप बेच नहीं रहे हो, आप बेच 300 रुपए में ही रहे हो। समझ में आ रहा? और आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल गया 2000/9, तो अभी आपको निकल जाएगा कि कितना गेन परसेंटेज है। तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 300 सेलिंग प्राइस मोर है क्योंकि प्रॉफिट कर रहा हूं मैं। आपको देखते हुए समझ में आ रहा है कि 300 जो है दैट इज मोर देन 2000/9 अपॉन 2000/9 इंटू 100%। तो यहां से आपको आराम से मिल जाएगा आंसर। तो जो आंसर मिलने वाला है इस क्वेश्चन का, वो भी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ से देख लो थोड़ा, दैट इज गोइंग टू बी 700, 2700 माइनस 2000 हो जाएगा 700/2000 इंटू 100। तो ये दोनों जीरो गया, ये दोनों जीरो गया, ये गया, ये गया, तो 35% आ रहा है मेरा आंसर। प्लीज चेक कर लेना आप लोग भी कि आप लोगों का भी आंसर 35% आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 35% आ रहा है इसका आंसर। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था शायद, तो इसलिए ऑप्शन नहीं दिया गया। 35% हो जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम आ गए इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए, अभी हम आ रहे इंटरेस्ट में, ठीक है। फाइन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये लोग, आप लोग जानते हो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बस बता देना चाहता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानते हो, that is P into R into T by 100, where P is the principal amount, R is the rate of interest in percentage, capital T is the year for which it's kept, and 100 is 100. Fine. And compound interest का जो फॉर्मूला होता है ये भी आप जानते हो आई गेस, that is P into 1 by, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये है फॉर्मूला P into 1+100, नहीं, माइनस P, ये है टोटल अमाउंट जो होने वाला है इंटरेस्ट को जोड़ के। मानो आप 2 लाख रुपए बैंक में रखे, 2 साल बाद वो 2.5 लाख रुपए हो गया, ऐसा कोई बैंक नहीं है, जो भी है, फाइन। तो वो मानो दो 2 साल बाद वो 2.5 लाख रुपए हो गया। अगर वो 2.5 लाख रुपए हो गया,
दैट इज दिस 2.5 लाख। इंटरेस्ट कितना आया आपका? 2.5 लाख रुपए आप रखे, माइनस 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए आपके इंटरेस्ट, तो वो है कंपाउंड। क्लियर? फाइन, चलो। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही बोला जा चुका है आपको। और एक बात और है, वो भी आप समझ पाओगे कि अगर 1 साल की बात चल रही है, 1 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब सेम ही है। अगर 1 साल की बात चल रही है, आप कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे n की जगह अगर 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगा p इंटू आर बाई 100। यहाँ पे 1 पुट करो t की जगह, तब भी आएगा p इंटू आर बाई 100, सेम ही आ रहा है। तो कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे जैसे कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि सम ऑफ रुपीज 15 इज लेंट आउट इनटू 2 पार्ट्स। 8% सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, 6% सिंपल है, कंपाउंड है, जो भी है सेम ही। ठीक है, यहाँ पे आपसे बोला गया है द टोटल एनुअल इनकम इज 106। व्हाट डू मीन बाय दैट? आप लोग जानते हो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, पहले पहले तो बहुत सारे लोग ये ऐसे करते थे कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो इन्होंने बैंक में रख दिया, मानो उनका जो उसका जो इंटरेस्ट आता था, उसका जो इंटरेस्ट आता था, उसी इंटरेस्ट से ही मतलब इनकम होता था उन लोगों का, इंटरेस्ट जो। उसके बाद तो ये गवर्नमेंट का ही सब पेंशन स्कीम वगैरह चालू हुआ। उसके बाद, उसके पहले बहुत सालों पहले, ठीक है, ये होता था कि रिटायरमेंट के टाइम को एक इंसान को बहुत सारे पैसे दे दिया जाता था, और वो वही पैसा बैंक में रख देता था, और बैंक जो इंटरेस्ट उनको देता था, वो इंटरेस्ट से उनका घर चलता था। ठीक है, पर मंथ। तो जैसे कि मानो यहाँ पे 1550 रुपीज जो है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। मुझे पता नहीं 2 पार्ट जो है वो कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है भैया एक पार्ट अगर एक्स होगा, तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट तो भैया 1550 - एक्स ही होगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि इस पे 8% मैंने इंटरेस्ट लगाया, जो इंटरेस्ट आया मुझे पता नहीं, प्लस इसमें 6% इंटरेस्ट लगाया, और जो इंटरेस्ट मेरा आया, ये दोनों मिलके मेरा टोटल इनकम होगा 1 साल का, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के पैसों को इनकम यहाँ पे मान रहा हूँ। तो दैट इज इक्वल टू, लिख दिया है क्वेश्चन में, 106। समझ में आ रहा है? तो 1 साल में 8% ब्याज के रेट में एक्स रुपए का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? सिंपली एक्स इंटू आर इंटू 1/100। और मैं बताया अभी सिंपल कंपाउंड सेम ही होगा, तो कुछ भी ले सकते हो। आर का वैल्यू कितना है? 8, तो 8 ही भाई डायरेक्ट पुट कर दो, कोई दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं है। तो 1550 माइनस एक्स इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 106। दैट इज इक्वल टू 106। ये आ गया आपका 106, 106। इट इज गोइंग टू कम फाइन। तो यहाँ से आप फटाफट x निकाल लो और बता दो कि कितना लिए, और वही पूछा आपसे, द मनी लेंट एट 8%, इसलिए मैंने इसको x रखा, 8% को। 8% रेट में कितने पैसे रखा गया था? तो x रुपीज रखा गया था। तो ये है आपका सवाल। तो फटाफट यहाँ से x निकाल लो और मुझे बता दो इन द लाइव चैट सेक्शन व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स कमिंग एज से 0.08x, ओके, माइनस 0.06x, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1550 इंटू 0.06, तो इट इज कमिंग एज क्या? 93, दैट इज इक्वल टू 106। इट्स 0.02x, दैट इज इक्वल टू, मेरा आ रहा है 13, तो x आ जाएगा 13 इंटू 50, दैट इज 650। 650 रुपए आ जाएगा आपका आंसर। द मनी लेंट एट 8% जो है वो है 650 रुपए। 650 रुपए रखा गया था 8% के इंटरेस्ट में, बाकी पैसे कोई दूसरे इंटरेस्ट में, जैसे कि 6% के इंटरेस्ट में रखा गया है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि सम ऑफ 1550 वाज लेंट पार्टली एट 5%, पार्टली एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 years was rupees 300. Okay, the ratio of the money lent at 5% to that of the 8%. It's a very simple question. देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूरा का पूरा बता दिया गया है। अगेन पार्टली लेंट किया गया है, तो कोई बात नहीं। तो एक मान लो x है, दूसरा मान लो 1550 माइनस x है। ठीक है, टोटल 1550 था। एक को 15x रखा, दूसरे को 1550 माइनस x। तो इसके बाद क्या बोल रहे हैं वो? इसको 5% के रेट पे मैंने रखा,
इसको मैंने रखा 8% के रेट में। कितने साल रखा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 इयर्स। तो यहाँ पे 3 साल, यहाँ पे भी 3 साल मैंने रखा। और आफ्टर रिसीव द इंटरेस्ट, एक्चुअली 3 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट मुझे मिला वो है 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए टोटल इंटरेस्ट मिला। बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ सर, यहाँ से कैन आई राइट दैट एक्स इंटू, ठीक है, एक्स इंटू, अगर हमें पूछा जा चुका है एक्स इंटू क्या है ये, दैट इज योर 5 इंटू टी, टी मतलब 3 साल, PRT/100, फाइन। अच्छा, प्लस ये वाला चीज 1550 माइनस एक्स इंटू 8 इंटू 3/100, ये दोनों मिला के टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 300 रुपए। दोनों मिला के टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 300 रुपए। बहुत बढ़िया चीज समझ में आ गया। अगर ये 300 रुपए आ जा रहा है, अगर ये 300 रुपए ही आ रहा है, तो यहां से बहुत ही आसानी से आपको एक्स मिल जाएगा। चलो निकाल लो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, इट्स 0.15 एक्स मानो इन दोनों से, प्लस 1550 इंटू 0.24, तो यहां से आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिल जाएगा। तो ये आपको मिल जा रहा है 372 माइनस 0.24 एक्स, दैट इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है कि 0.09 एक्स जो हो रहा है वो हो रहा है 72। तो एक्स जो हो रहा है भाई वो कितना हो जाएगा आपका 800 रुपए। अगर एक्स 800 रुपए हो रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है 1550 माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा 750 रुपए, 1550 माइनस 800। तो दोनों कितने रेशियो में रखा गया था, रेशियो ऑफ द मनी लेंट एट 5% टू दैट एट 8%, 800/750। ये जो टोटल चीज होने वाला है वो होने वाला है क्या बेसिकली, कि 5 से अगर आप कट कर दो दोनों, 16/15। करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। समझ में आ गया, यही आपसे पूछा गया है कि कितने मनी मैंने 800 रुपए में रखा, कितने मनी में इसमें रखा, कितने मनी में इसमें रखा। फाइन, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप ऑन योर स्क्रीन, जो कि बोल रहा है क्या कि व्हाट शुड बी द लिस्ट नंबर ऑफ इयर्स इन विच द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2600 at 6 to the power 2/3% will be an exact number of rupees। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, समझो तुम चीज को। ये रेट आपसे पूछा गया है, मतलब बोला गया है क्वेश्चन में। रेट को अगर मैं थोड़ा सा मतलब ये करूँ तो इट्स गोइंग टू बी 20/3%। तो 20/3% जो अगर है तो ये 20/3% में आपको बोला गया है कि विल बी एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज, एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज, एग्जैक्ट एक मतलब रुपीज आएगा, मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। मतलब हमेशा हम होता है ना कि कितने रुपीज में, जस्ट माय फोन इज रिंगिंग, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। Yeah, fine. So what I was saying is that it is going to be say 20/3 rupees, 20/3%। तो अगर ये 20/3% होता है तो बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट हो जाता है, तो बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट हो जाता है वो कितना होगा, PRT/100। तो यानी कि जो P होगा वो है 2600, R जो होगा वो है 20/3, जो T होगा वो आपको नहीं पता कि कितने साल में होने वाला है, अपॉन 100। तो अगर आप इसको आप गौर से थोड़ा देखोगे तो आपका आंसर आने वाला है 520/3 इंटू कैपिटल टी। कितना, 520/3 इंटू कैपिटल टी, इतना आपका सिंपल इंटरेस्ट आने वाला है। आप नहीं जानते हो कि कितना आने वाला है। अब आपसे पूछा गया, देखो कितना आसान सा सवाल है, आपसे पूछा गया है कि टी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा ताकि जो सिंपल इंटरेस्ट आए, इस सिंपल इंटरेस्ट एक फुल नंबर आए, मतलब एक इंटीजर आए, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कोई रुपीज आए, ये कोई फ्रैक्शन में ना आए कि इतना रुपीज इतना पैसा, समथिंग लाइक दैट। तो दिस कैपिटल टी विल बी सिंपली 3। देख ही पा रहे हो आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, या फिर 3 का कोई भी मल्टीपल, 3 का कोई भी मल्टीपल है भी नहीं ऑप्शन में, एक ही दिया हुआ है 3। और अगर क्योंकि और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम लिस्ट नंबर ऑफ इयर्स, मतलब ये 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो जाए, ये सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक इंटीजर ही होने वाला है। समझ में आ गया, फाइन। सो दिस इज गोइंग टू बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला ₹2189 आर डिवाइडेड। समझ में आ गया होगा, अर्लियर क्वेश्चन वेरी वेरी इजी इट वाज। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्त कि
₹2189 are divided into three parts such that their amounts after 1, 2 and 3 years respectively may be equal. The rate of simple interest being 4% per annum in all the cases, the smallest part is. दो बारीज हो गया यहाँ पे। तो एडवांस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कि वो अच्छा इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट पार्ट। तो ये तीनों जो इंटरेस्ट आ रहा है, एक का 1 साल बाद जो इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरे का 2 साल बाद जो इंटरेस्ट आ रहा है, तीसरे का तीसरे साल बाद जो इंटरेस्ट आ रहा है, वो तीनों बराबर है। ऐसा लग रहा होगा, राइट? और आप शायद कैलकुलेशन करना शुरू भी कर दिए होंगे। एक पार्ट है x मानो, दूसरा पार्ट है y, तीसरा पार्ट क्या होगा? 2189 माइनस एक्स प्लस वाई, तीन पार्ट में डिवाइड किया मैंने 2189 रुपीज को। मैं यहाँ पे z ले सकता था, पर खामखा एक वेरिएबल बढ़ा के कोई मतलब तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको x और y पे रखा, अंदर x और y के अंदर ही रखा। समझ में आया क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इट इज 2189 माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये क्या बोल रहा है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद रिस्पेक्टिवली इसका जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट का मतलब होता है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अमाउंट मतलब होता है, क्या होता है? इट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो मिलेगा आपको, वो इसका 1 साल बाद जो मिलेगा, वो इसका 2 साल बाद में मिलेगा, इसका 3 साल बाद में मिलेगा, वो चीज बराबर होगा। मतलब इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि x प्लस इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, then y plus simple interest of 2 year plus is equal to इतना अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years। ये तीनों बराबर होगा। इट्स नॉट लाइक दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3, ये नहीं है। समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ x फॉर 1 year, फॉर y फॉर 2 years, और इसको कुछ z मान लो, तो ये z फॉर 3 years। समझ में आ रहा है? फाइन। तो अभी काम पे लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ये मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो x का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इस रेट में? सब रेट सेम ही है, 4%, 4 इंटू 1/100। y के लिए ये क्या हो जाएगा? y इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा PRT बाई 100, क्योंकि ये 2 साल के लिए। और बाकी जो पार्ट यहाँ पे रह रहा है, बाकी जो पार्ट यहाँ पे रह रहा है, जो बाकी जो पार्ट, ये पार्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा। कितना इंटरेस्ट आएगा इसका? कि ये पार्ट को मैं लिख रहा हूं z की तरह, मानो z की जस्ट यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए कि z इंटू, ये टोटल पार्ट को मैं z लिख रहा हूँ, z इंटू r, r मतलब 4 इंटू 3/100। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कहानी? बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर, नो डाउट अबाउट इट। फाइन। तो बेसिकली इसी पार्ट को मैं z लिखा हूं, ठीक है? समझ में आ गया? फाइन। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट पार्ट, अभी आपको पता नहीं स्मॉलेस्ट कौन सा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है स्मॉलेस्ट पार्ट, मुझे कैसे पता चलेगा? चलिए शुरू करते हैं। पहले ये दोनों इक्वेशन को लेते हैं, तो x और y के बीच में कनेक्शन मिल जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन, दूसरा पेयर ले लेंगे, तो वहां से x और y मिल भी जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहले ये पेयर को लेते हैं, x और y वाला पेयर को। तो यहाँ से आपको मिल रहा है x प्लस 0.04 x इज इक्वल टू y प्लस 0.08 y। तो आपको मिल जा रहा है x इज इक्वल टू 1.08 बाई 1.04 इंटू y। तो यहां से आपको मिल जा रहा है जो कि x और y के बीच का एक रिलेशन, या फिर y इज इक्वल टू भी आप पुट कर सकते थे समथिंग x, जैसे आपकी मर्जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, वॉट एवर यू विश टू राइट इट एज, ठीक है? तो x आपका जो आ रहा है 1.03846 ऐसे कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब फ्रैक्शन, आप y इज इक्वल टू भी कर सकते हो, ठीक है? y इज इक्वल टू भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू भी कर सकते हो, अप टू यू। तो x इक्वल टू आ रहा था कितना? इतना y, दैट इज 1.0385, 1.03846 ऐसे कुछ आ रहा है। तो आप ले सकते थे इसको 1.038 ही ले लीजिए, या फिर जो भी है, फाइन, इतना ही रहने दीजिए। इतना y आपको मिल गया, फाइन। अभी आप क्या कर रहे हो? ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आपको ये दोनों पेयर से मिला है, ये कोई भी इक्वेशन को इस दोनों इक्वेशन में लगा दो। ये जो y वाला इक्वेशन है, यहाँ पे भी देखो 2189, ये z वाला जो इक्वेशन है, इसमें बिठा दो, y मिल जाएगा आपको, और वहां से आपको x भी मिल जाएगा, फिर बाकी भी मिल जाएगा, ठीक है?
तो इस सेक्शन से मुझे क्या मिल रहा है, दैट y प्लस 0.08y इज इक्वल टू z। z मतलब मुझे पता है क्या है, इसको हम z बोल रहे हैं पर लिख नहीं रहे, अभी जगह नहीं है इसलिए बार बार उतना बड़ा ले लिखना चाहते हैं अभी। तो z प्लस इट इज गोइंग टू बी 0.12z। तो यहां से बेसिकली आपको एक इक्वेशन मिल जाता है इन बिटवीन x एंड y। तो इट्स 1.08y इज इक्वल टू 1.12z। फाइन, बहुत अच्छी बात, नो प्रॉब्लम। अब ये 1.12z के अंदर अभी z को तुम खोल दो, ये हो गया z आपका। देखो अभी x के जगह आप पुट कर सकते हो ये वाला चीज 1.0385y, और ये देखो जो पूरा इक्वेशन बन गया, ये पूरा इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है अभी y। तो यहाँ से आपको y कैलकुलेट कर दो। y देखो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो मुझे जितना लग रहा है y आ रहा है, चलिए देख लेते हैं कि y आ रहा है आपका 2.0385। तो यहीं से मिल रहा है 1 प्लस 1 इंटू 1.12, तो आ रहा है कुछ 2.283, इधर से 2.283 आ रहा है, इधर से 2.283y, और इधर है 1.08y। तो प्लस 1.08, तो अगर आप मैं ये करता हूं तो आ रहा है मेरा 3.363। तो ये इस तरीके से डिवाइड हो जा रहा है 3.363। तो ये आ रहा है कुल मिला के जो वैल्यू दे रहा है मुझे, ये दे रहा है 729 रुपीज, 729 रुपीज इट इज गिविंग मी। वाई इज कमिंग एज 729 रुपीज। अगर वाई 729 रुपीज है तो एक्स कितना है, एक्स इज कमिंग एज 1.0385 इंटू वाई। तो वाई 729 रुपये मिला है मुझे, 729 इंटू 1.03846 जो भी आ रहा है, ये मुझे मिल रहा है 754.4 रुपीज, ये एक्स मिल रहा है। वाई कितना मिला था 729, और जेड कितना मिलेगा चलो देख लेते हैं। जेड मिलेगा मुझे 729 माइनस 2189, अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर आता है 705 रुपए के करीब, लगभग 705.6 रुपए के करीब, लगभग लगभग मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, गॉट द कंसेप्ट एवरीबॉडी, प्लीज लेट मी नो द चैट सेक्शन। अगर ये 705.6 रुपए होता है तो इसका जो तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है तीनों में से, ये। तो इसका नियरेस्ट आंसर जो दिया हुआ है 702 रुपीज, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है पूरा कंसेप्ट, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इस तरह का, बट कंसेप्ट को यहाँ पे समझिएगा। It's not like the interest after 1, 2, and 3 years respectively are equal. They are writing the rate of such that their amounts after 1, 2, and 3 years respectively may be equal. तो तीनों का जो अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल जो था उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ के जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट इक्वल है तीनों में। समझ में आ गया होगा, फाइन। अभी ये इंटरेस्ट वाला कहानी क्लियर हो गया। इंटरेस्ट वाला कहानी क्लियर होने के बाद अभी हम चल रहे हैं किसके तरफ, कि मैन, डे एंड वर्क। ये है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एज फार एज क्या बोलते हैं इसको, द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट इज कंसर्न। या इस पर्टिकुलर पोर्शन से तरह तरह की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, फाइन। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, 20 वर्कर्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव सो दैट द जॉब इज कंप्लीटेड इन 35 डेज। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे तरीका है करने का, ठीक है, बहुत सारे तरीका है करने का। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन जैसा बड़ा हो सकता है, बट हम एक टेक्निक सीखेंगे जिस टेक्निक से बहुत ही आसानी से इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एक चीज हम हमेशा समझ सकते हो कि जहां पे कोई भी दोनों चीजों में इनवर्स रिलेशनशिप है, वहां पे आप ये चीज यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी फिनिश्ड दैट डिमिनिशेस, वो घट जाता है। अगर नंबर ऑफ वर्कर जो है वो बढ़ जाता है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ जो डेज है जिसमें कि ये फिनिश हो रहा है वो घट जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि m इंटू डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सर कहां से आया, m मतलब मैन, d मतलब डे, ठीक है। तो m वैरीज एज 1 बाई डी, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ क्या, m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1 बाई डी, वहीं से ये चीज आया। जस्ट लाइक अब
m इंटू डी इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि देखो 20 वर्कर्स कैन फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो मतलब इस पर्टिकुलर वर्क के लिए हमेशा हमेशा भैया m इंटू डी जो होने वाला है वो होने वाला है 600, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है? अभी लिखा हो रहा है यहाँ पे आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज। तो ये हो गया नॉर्मल सी बात है। मतलब अगर 20 के 20 लोग अगर 30 दिन तक मेरा काम करे तो ये काम 30 दिन में निपट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज। तो मैं मान रहा हूं फॉर एग्जाम्पल कि मानो x दिन के बाद आफ्टर x डेज, ओके, 5 वर्कर्स लेफ्ट, 5 वर्कर्स लेफ्ट। x दिन के बाद मानो 5 वर्कर चला गया। तो इसका मतलब साफ साफ यही हो गया गुरु कि मतलब आफ्टर एक्स डेज 5 वर्कर्स लेफ्ट। तो इसका मतलब साफ साफ यही हो गया कि पहला एक्स दिन, पहले जो एक्स दिन था, पहले एक्स दिन के लिए फर्स्ट एक्स डेज क्या हो जाएगा दोस्त, फर्स्ट एक्स डेज 20 के 20 ही वर्कर काम कर रहा है, 20 के 20 ही वर्कर पहला एक्स दिन काम कर रहा है। वेरी गुड, 20x मैन इंटू डे, मैन इंटू डे प्लस बाकी जो दिन है, टोटल काम कितने में खत्म हो रहा है दोस्त, 35 दिन में। तो बाकी जो 35 माइनस एक्स दिन है उसमें कितने वर्कर काम कर रहा है, 20 माइनस 5, क्योंकि 5 वर्कर जा चुका है। थोड़ा साफ तरीके से लिखते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे ये टेक्निक को समझ लो, बहुत ही काम आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले, तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपके ये वाला कहानी जो नॉर्मल अब नॉर्मल वाली कहानी, और नॉर्मल अगर होता तो ये 20 इंटू 30 होता। लेकिन मैन इंटू डे इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एवरी टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए वो। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक अ बॉयल सॉल्व, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वहां पे जस्ट मैंने ये जो 30 डे है ये यहाँ पे बोल रहा है 35 डे होगा, फाइन। तो लेकिन ये 35 डे एक ही जैसे नहीं चल रहा है कि पूरे 35, इट्स नॉट आस्किंग द क्वेश्चन कि पूरे अगर 35 दिन में काम होता तो कितने लोग चाहिए होते 35 दिन में काम करने के लिए। तो आपका जवाब होता है ऐसा, 20 इंटू 30 इज इक्वल टू एक्स इंटू 35। यहाँ से आपको एक्स निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भैया मानो कि पहले कुछ दिन सारे के सारे लोग काम किए, उसके बाद 5 लोग हल्का हो गया, पतला हो गया, भाई समझ रहे हो? तो भाई कितने दिन काम किए। तो दिस इज m इंटू डी इन अ नॉर्मल स्टेट, दिस इज m इंटू डी नाउ, फुल m इंटू डी नाउ। ये 35 को मैंने दोनों पार्ट में बस तोड़ दिया। समझ में आ गया? क्लियर? चलो, तो यहां से आपको मिल जा रहा है 620x प्लस 15 इंटू 35 माइनस 15x। तो यहां से आपको मिल जा रहा है क्या दोस्त, 5x इज इक्वल टू 600 minus 15 into 35, that is your x, that is your 120 minus 105, मतलब है 15 दिन। इसका मतलब क्या है कि पहले 15 दिन सारे के सारे लोग काम करेंगे और बाकी जो 20 दिन है वो 15 लोग मिलके काम करेंगे। तो आपसे क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब, तो ये हो गया 15 दिन। अगर आपसे ये पूछता कि 5 वर्कर जाने के कितने दिन बाद, 5 वर्कर मानो 15 दिन के बाद चला गया, तो उसके कितने दिनों के बाद ये कंप्लीट होगा, ठीक है? 5 वर्कर चले जाने के कितने दिनों के बाद कंप्लीट होगा काम। अगर टोटल काम 35 दिनों में कंप्लीट हो रहा है तो आपको जवाब ये देना पड़ता है, 35 माइनस 6, 35 माइनस 15, 20। समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर हुआ? एम इंटू डी वाला कंसेप्ट अब यूज करने वाले, बहुत सारे जगह में हम यूज करने वाले इसको देखेंगे। यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला गया कि 4 men and 3 women finish a job in 6 days and 5 men and 7 women can do the same job in 4 days. How long will 1 man and 1 woman take to do the work? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है? यहाँ पे आप वो डायरेक्ट वाला फंडा नहीं लगा सकते हो कि m इंटू डी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैन वुमन दोनों है, दोनों की वर्क करने की कैपेबिलिटी देखो अलग अलग दिया हुआ है। तो इसलिए आप वहां पे मतलब
डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो। अगर दोनों का वर्क करने की कैपेबिलिटी सेम होती तो आप बिल्कुल ये लगा सकते थे, एम डी। ठीक है, मैन इन टू डे वाला चीज। चलो, तो 4 मैन एंड 3 वुमन। अब मैं मान रहा हूं कि एक इंसान, मतलब एक मैन, सॉरी इंसान नहीं, एक आदमी, 1 मैन कैन फिनिश अ पर्टिकुलर जॉब इन M days। फॉर एग्जाम्पल, M दिन में वो एक काम पूरा कर लेता है, एक मैन। तो M दिन में कर रहा है वो, M days में कर रहा है, ये मैन के बारे में बोल रहा हूं मैं। M दिन में वो 1 पार्ट ऑफ द वर्क कर रहा है, 1 पार्ट ऑफ द वर्क। तो एक दिन में वो कितना करेगा पूरे काम का? 1/m पार्ट ऑफ द वर्क ही विल डू। 1/m पार्ट ऑफ द वर्क ही विल डू। M दिन में हो रहा है 1 पार्ट कर रहा है, तो भाई 1 दिन में कितना करेगा? 1/m। समझ में आ रहा है? चलो, बहुत अच्छी बात। सिमिलरली, वोमन, मैं मान रहा हूं कि वो W days में एक पार्ट मतलब क्या होता है? होल वर्क शी कैन डू। तो इन 1 day she can do 1/W part of the work। 1/W part of the work she can do in, ये क्या हो गया? 1/W part of the work she can do in 1 day। फाइन, बहुत अच्छी बात। अभी क्या होने वाला है? तो अगर ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं, अगर ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं, तो एक दिन में पूरा काम का कितना निपट जाएगा? 1/m प्लस 1/W, दैट इज इक्वल टू, जो भी होगा मुझे पता नहीं, 1/m प्लस 1/W। फाइन। ये अगर एक एक इंसान काम कर रहा है, अगर मानो कि एक इंसान काम कर रहा है, तो एक दिन में इतना काम होने वाला है। लेकिन भैया, अगर मानो दिस इज 1 मैन, 1 मैन का काम है, दिस इज 1 वुमन का काम है, ठीक है। लेकिन मानो कि 4 मैन काम कर रहा है, 4 मैन काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मैन अगर एक दिन में पूरे काम का 1/m पार्ट कर दे रहा है, तो 4 मैन अगर काम कर रहा है, तो 4/m काम निपट जाएगा। क्या कहते हो? समझ में आया? प्लस 3 वुमन है, 3 वुमन जो काम करेगा, एक वुमन एक दिन में पूरा काम का 1/W पार्ट कर दे रही है। तो अगर 3 वुमन काम कर रहे हैं साथ में, तो 3/W पार्ट हो जाएगा एक दिन में पूरे काम का। और अगर इस सिचुएशन में, इस हालात में चलता है, तो दोनों साथ में अगर काम करते हैं, 4 वुमन और 3 वुमन, 4 मैन और 3 वुमन मिलके, तो पूरा काम हो जाता है 6 दिन में। अगर पूरा काम 6 दिन में हो रहा है, 6 दिन में, आई कैन से 6 days में दिन लिख रहा हूँ, समझ रहे हो क्या हालत है? 1 पार्ट ऑफ द वर्क हो रहा है, तो भाई 1 डे में कितना हो रहा है? 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क हो जा रहा है। समझ पा रहे हो? 4/m प्लस 3/W, दैट इज इक्वल टू 1/6। एग्जैक्टली सिमिलरली, ये मैंने समझाया, फिर दूसरे केस में मैं सब नहीं समझा रहा हूँ, मैं एकदम सिमिलरली लिख रहा हूँ ये, कि 5 मेन एंड 7 वुमन, ये दोनों मिलके अगर काम करे, तो 4 दिन में काम हो जा रहा है। तो एग्जैक्टली सिमिलर, 5 मैन मतलब एक मैन एक दिन में 1/m पार्ट कर रहा है, तो 5 मैन तो 5/m, 7 वुमन है तो 7/W। पूरे काम का एक दिन में कितना पार्ट होगा? 4 दिन में अगर जॉब कंप्लीट हो जा रहा है, तो एक दिन में कितना पार्ट होगा जॉब का? 1/4। तो आगे आपके सामने इक्वेशन खत्म, और क्या चाहिए? तो यहां से बेसिकली आप पहले 1/m और 1/W निकाल दो। दोनों इक्वेशन है आपके सामने, 1/m 1/W निकाल लो फटाफट, और मुझे बता दो कि कितना आंसर होने वाला है 1/m और 1/W का। तो एक काम आप बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो कि आप 4 से, ऊपर वाले को 5 से और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए करते हैं। ऊपर वाले को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी ये क्या बन गया? ये बन गया 20/m प्लस 15/W, दैट इज 5/6। और ये बन गया 20/m प्लस 28/W, दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया होगा आपको? अगर इन दोनों चीज कट जाता है, ठीक है, तो आपको मिल जाता है -13/W इज इक्वल टू -1/6। तो यहां से आपको W साफ साफ मिल जाता है 78। इसका मतलब 1 वुमन कैन कंप्लीट द होल जॉब इन 78 days। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है पूरा का पूरा कहानी? ये जो W78 है, आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, और आपको M भी मिल जाएगा।
आपको m भी मिल जाएगा। तो चलो इसी इक्वेशन में पुट कर दो फॉर एग्जाम्पल कि 4/m प्लस 3/78 इज इक्वल टू 1/6 विथ 1/26 हो गया। तो ये हो गया 4/m, दैट इज दिस। तो 6 और 26 का कितना ही होता है भाई? 6 और 26 का तो हो जाता है मेरे ख्याल से 78, और ये हो जाएगा 13 - 3, तो ये हो जाएगा भैया 10/78 यानी कि 5/39। ये हो जा रहा है 4/m। तो यहाँ से आपको m मिल जाएगा 4 इंटू 39/5 मतलब 156/5। तो इसका मतलब साफ साफ हो गया है कि वन मैन कैन डू द होल वर्क इन 156/5 डेज एंड वन वुमन कैन डू द वर्क इन 78 डेज। समझ में आ गया होगा आपको? वेरी गुड। अगर ऐसा सिचुएशन है तो चलो एक स्लाइड ऐड ही कर लेता हूँ इसमें, तो मुश्किल नहीं होगा फिर। लेट मी ऐड अ स्लाइड ऑन इट। क्या हो रहा है? स्लाइड आई डोंट नो आई एम अनेबल टू टेक। हाँ शायद आई हैव टेकन। चेक, लेट्स चेक कि हुआ कि नहीं। हाँ चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक वुमन और एक मैन काम कर रहा है, ये पूछा है ना आपसे, इफ वन वुमन एंड वन वुमन आर डूइंग द जॉब तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो अगर एक मैन काम कर रहा है तो इतना पार्ट खत्म हो रहा है, 1/m पार्ट खत्म हो रहा है। और अगर एक वुमन काम कर रही है तो इतना पार्ट कम खत्म कर रहा है। तो बेसिकली एक दिन में कितना हो जा रहा है? 1/556/1/78 मतलब होता है 1/2/156 होता है। जस्ट ऐड करने के लिए मैं ऐसे कर लिया 7/156। इतना काम आपका हो जा रहा है एक दिन में, पार्ट इन वन डे। देयरफॉर वन पार्ट आपका काम हो जा रहेगा कितने दिन में? 156/7 डेज में। इसका मतलब बेसिकली इट इज 22 बाई, ये 7 154 2 7 हो जा रहा है 22 एंड 2/7 डेज में हो जा रहा है आपका पूरा काम। समझ में आ गया? फुल कंसेप्ट इज क्लियर? येस और नो? प्लीज लेट मी नो वंस इन द चैट सेक्शन। ये बात हो गई इसकी। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे लिखा हुआ है क्या क्या? अपूर्वा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अपूर्वा एंड अमित कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड वर पेड रुपीस 54 एंड 81 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी डेज मस्ट दे हैव बीन टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर? अच्छा फाइन। तो देखो ये जो रुपीस दिया गया है वो दिया गया किस बेसिस में कि मानो एक सर्टेन एक पर्टिकुलर दिन में, मानो कि वो दोनों 5 दिन काम किए टोटल, फाइन। तो 5 दिन में अपूर्वा ने कुछ पार्ट काम किया होगा। टोटल जो वन पार्ट है उसमें से कुछ पार्ट अपूर्वा किए होंगे, कुछ पार्ट अमित जी किए होंगे, है ना? कुछ पार्ट अपूर्वा जी किए होंगे, कुछ पार्ट अमित जी किए होंगे। तो इसका मतलब भाई अपूर्वा जी जितना किए हैं उसके हिसाब से उसको पैसा मिला 54, और अमित जी जितना किए विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम उसके हिसाब से उसको 81 रुपीज मिला। ठीक है? तो basically this money percentages, money the rupees, this is indicating how much part of the full work has been done by each one of them। तो मैं लिख सकता हूँ अपूर्वा कितने काम किए अपॉन अमित कितने काम किए हैं, दैट इज बेसिकली 2/3। तो अगर मानो पूरा काम वन पार्ट होता है, पूरा काम वन पार्ट होता है, उसके अंदर अपूर्वा जी ने किए हैं इतना काम 2/5, और अमित जी ने किए हैं 3/2 प्लस 3 दैट इज 3/5। ये तो समझते होंगे कि दोनों का रेशियो 2/3 होना चाहिए ना, 2/5/3/5। देखो रेशियो कितना आ रहा है आपका 2/3। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना कंसेप्ट पूरा? 2/3। तो इस रेशियो में काम हो रहा है, दोनों इतने इतने रेशियो में काम कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात, फाइन। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज मस्ट दे हैव बीन टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ठीक है? तो इसके लिए भैया एक चीज तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि अमित जी को पूरा काम करने में कितना दिन लगता है। अगर ये आपको किसी तरीके से पता चल जाता है कि अमित जी को पूरा काम करने में कितना दिन लगता है तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं, फटाफट हो जाएगा।
क्योंकि आपसे पूछा गया अगर दोनों साथ में काम करते तो कितना दिन लगता है, राइट? तो अमित जी कितने दिन में ये काम करते हैं ये आपको नहीं पता है। अपूर्वा जी को पता है कि भाई 12 दिन में काम करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर काम। अच्छा, तो देखो यहां से भी बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। इट्स इन अ वेरी वेरी इजी वे यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो अपूर्वा जी 12 दिन में करते हैं पूरा काम, राइट? 12 दिन में वो करते हैं वन पार्ट ऑफ द वर्क। मतलब इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट दैट, मुझे वो निकालना भी नहीं है, बिना निकाल के हो जाएगा। देखो वन पार्ट ऑफ द वर्क, ये अपूर्वा के लिए मैं बोल रहा हूँ। अपूर्वा जी वन पार्ट ऑफ द वर्क करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में, राइट? तो उनको 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क करने में कितना दिन लगेगा? दैट इज इक्वल टू 24/5, यानी कि 4.8 डेज। तो जितने दिन में अपूर्वा जी 2/5 डेज ऑफ द होल वर्क कर देंगे, उतने दिन में तो होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी 3/5 the part of the work will be done by Amit within that period of time only. 4.8 days। समझ में आ रहा है? क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम कुछ नहीं करना। अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछता कि अमित जी या फिर अमित कितने दिन में काम कर रहे हैं पूरा काम, अगर वो अकेला करता तो उसको कितना दिन टाइम लगता, तो आप बोलते थे ओके फाइन, फॉर अमित। अगर ये बोलता क्वेश्चन, ये नहीं पूछा है, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं बस एक एक्स्ट्रा एड ऑन बता रहा हूँ आपको कि अगर ये बोलता क्वेश्चन में, तो वो क्या हो जाता कि अमित भी 3/5 ऑफ द होल वर्क ही इज डूइंग इन 4.8 डेज। 4.8 बोले तो 24/5 डेज, ठीक है? तो अमित जी फुल वर्क इन वन डे कितने दिन में कर रहे हैं? दिस बाय 3 है ना, 8 दिन में। समझ में आ गया? तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों ही मैंने बता दिया। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इन अ क्वेश्चन which is given in the question is that in a fort in a fort there was sufficient food for 200 soldiers for 31 days. After 27 days 120 soldiers left the fort. For how many extra days will the rest of the food last for the remaining soldiers? देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि you can do actually this type of question. You can do, you can apply a particular relationship in between two things when they are in an inverse relationship. यहाँ पे भी देखो सोल्जर इनटू डे, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर ज्यादा सोल्जर है तो खाना कम दिन के लिए चलेगा, अगर सोल्जर कम है तो खाना ज्यादा दिन के लिए चलेगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है, फाइन। एस इंटू डी इज कॉन्स्टेंट, एब्सोल्युटली सेम। एम इंटू डी जैसे वहां पे कांस्टेंट था कि कम लोग में ज्यादा दिन में काम काम निपटाने में ज्यादा दिन लगेगा, ज्यादा लोग में कम दिन लगेगा। सिमिलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही है, एस इंटू डी। नो प्रॉब्लम, क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ इन फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डे। 31 दिन के खाना उसके पास था, फाइन। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट 200 इंटू 31। 200 इंटू 31 नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड 31 डे, ये था। जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम, वहां पे जैसे हम किए थे एग्जैक्टली उसी तरीके से। देखो ये है नॉर्मल, और अब नॉर्मल वाला कंडीशन क्या है, मतलब अगर 200 के 200 सोल्जर ही रहे तो। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आफ्टर 27 डेज 120 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। तो पहले 27 दिन 200 के 200 सोल्जर ही वहां पे मौजूद थे। पहले 27 दिन 200 के 200 सोल्जर ही वहां पे मौजूद थे। उसके बाद मुझे पता नहीं कितने दिन में एक्स्ट्रा डेज, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स। कुछ एक्स्ट्रा डेज के लिए ये फूड है रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स के लिए। 120 सोल्जर चले गए तो मतलब 80 सोल्जर अभी मौजूद है। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन जैसे कि हमने वहां पे किए थे, 5 वर्कर चले जा रहा था और क्या हो रहा था, ऐसे प्रॉब्लम किए थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, बस वहां पे टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क था, यहाँ पे खाना का कहानी सेम ही। रिलेशन जब तक इनवर्स है तब तक आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। एस इंटू टी कैसे होता है मैं पूरा चीजें डिस्कस कर चुका हूँ। तो 200 इंटू 31 इज इक्वल टू 27 इंटू 200 प्लस एक्स इंटू 80, दैट इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू 200, दैट इज इक्वल टू 800। सही लिख रहा हूँ क्या मैं?
80x यहाँ पे हो रहा है और ये जा रहा है 27,800 एक्स मतलब है 10 दिन। एक्स मतलब है 10 दिन। तो इसका मतलब है कि 10 दिन और चल जाएगा बाकी 80 सोल्जरों को वो रिमेनिंग खाना से। जो रिमेनिंग खाना रह गया था 27 दिन के बाद, तो 27 दिन तक 200 लोग ही खाए। बाकी कितने दिन मुझे पता नहीं, लेकिन 27 दिन के बाद 120 सोल्जर चले गए, तो बाकी 80 लोग थे। अगर 200 के 200 सोल्जर ही रहते तो 27 दिन के बाद और सिर्फ 4 दिन चलता, क्योंकि टोटल 31 दिन, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन से ज्यादा चलने वाला है। कितना ज्यादा? टोटल 10 दिन चलने वाला है 27 के बाद भी। अगर इस केस में आपको पूछता कि भैया तो टोटल कितने दिन के लिए रहा, अगर कोई पूछता, यहाँ पे यही आंसर है 10। हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज पूछा है आपको। विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स, सो दिस 10 डेज फाइन। अगर कोई आपसे पूछता कि इन दिस केस टोटल कितने दिनों के लिए खाना चला, तो आपका आंसर हो जाता 27 प्लस एक्स, यानी कि 37 डेज। टोटल 37 दिनों के लिए खाना चला, ये आपका आंसर होता ऑन दैट ओकेजन, अगर वो पूछता तो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, what is asked in this case is that they are asking type A and type B running together can fill a cistern in 6 minutes. तो और भी एक कंसेप्ट जो मैंने बताना भूल गया, इसके सिवा भी जो आता है, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो वो भी करेंगे हम लोग, वो भी करेंगे, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन और भी एक तरीके से आ सकता है। व्हाट दे आर सेइंग इज दैट पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 6 minutes. If B takes 5 minutes more than A to fill the cistern, then the time in which A and B will fill the cistern separately will be respectively. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया दो पाइप है, ठीक है, ए और बी। ये दोनों पाइप अगर साथ में काम करता है तो सिस्टर्न जो है वो 6 मिनट में भर जाता है, ठीक है। तो वही एक पाइप है मानो ए, ठीक है, और ये मानो जो पाइप है ए, वो ए मिनट में मानो कि पूरा का पूरा टंकी भर देता है, मतलब 1 पार्ट ऑफ द वर्क कर देता है वो ए मिनट में। तो 1 मिनट में वो टोटल वर्क का कितना पार्ट कर देगा? 1/a पार्ट कर देगा, 1/a पार्ट कर देगा। ओके, और जो दूसरा चीज है वो है बी मिनट। बी मिनट में 1 पार्ट काम हो रहा है, तो 1/b पार्ट काम कर देगा। ये मतलब 1/b पार्ट वो फिल कर देगा। अगर वो बी मिनट में फुल कर रहा है, फिल कर रहा है, तो बेसिकली 1 मिनट में वो 1/b पार्ट को फिल कर देगा। समझ में आ रहा है? गॉट द कंसेप्ट क्लियर? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी टेक्स 5 minutes मोर देन ए। सिंपल मतलब है भाई कि बी है a+5। मैंने क्या सोचा था कि ए पाइप जो है वो ए मिनट में पूरा टैंकी भरता है, और जो बी है वो बी मिनट में पूरा टैंकी भरता है। तो बेसिक इसका मतलब यही होता है कि भाई बी 5 मिनट ज्यादा लेता है ए से, तो बी इज इक्वल टू a+5। अगर ए और बी दोनों एक साथ खुला हुआ है, दोनों नल एक साथ खुला हुआ है, तो 1 मिनट में टोटल कितना भर रहा है? 1/a+1/5। 1 मिनट में इतना भर रहा है, और 6 मिनट में पूरा भर जा रहा है। 6 मिनट में पूरा टंकी भर जा रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1/6। क्या कहते हो? 6 मिनट में अगर एक टंकी का पूरा भर जाता है, तो 1 मिनट में कितना भरता है? 1/6 पार्ट ऑफ इट। समझ में आ रहा होगा आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे बेसिकली ये हो जा रहा है 1/a, ए के जगह ए, बी के जगह a+5, एंड दैट इज इक्वल टू 1/6। सच एन इजी क्वेश्चन। एक इक्वेशन बनेगा, वहां से आपको ए और बी निकालना है। निकाल लो फटाफट, क्या दिक्कत है? तो इट इज a इंटू a+5, यहाँ पे आ रहा है a+5/a, दैट इज 1/6। तो यहाँ से आपको आ जा रहा है a² + 5a, दैट इज इक्वल टू 2a+5, 2a+5 into 6, a² + 5a, that is equal to 12a+30, that is a² - 7a -30 is equal to 0। यहाँ से अगर आप करते हो तो देखोगे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, a²+ 3a -10a -30। इक्वेशन को सॉल्व करके देख ही पा रहे हो आप, a इज इक्वल टू एक आ रहा है -3, एक आ रहा है +10। तो -3 तो होना कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a टाइम आपने सोचे थे, -3 मिनट का कोई मतलब नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज 10 मिनट। तो इसका मतलब है a 10 मिनट में भरता है, और b जो है वो 15 मिनट में भरता है। समझ में आ रहा है? इन विच a एंड b विल बी रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को देखना, मानो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया, देन द टाइम इन विच b एंड a विल फिल द
सिस्टम रिस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। बी एंड ए लिखा है कि ए एंड बी लिखा है, इसमें आपका 2 मार्क्स निर्भर कर रहा है, समझ रहे हो? फाइन, कि आप 2 लाओगे कि -2.67 लाओगे, तो बहुत ही ये सब चीजें सोच समझ के। Right. The next question which is asked in the question is that a cistern is normally filled in 6 hours but takes 4 hours longer to fill because of a leak in its bottom. If the cistern is full, the leak will empty it in how much time? तो cistern है is normally filled in 6 hours but takes 4 hours longer to fill because of a leak in its bottom. ठीक है, मतलब अगर भैया लीक नहीं है, अगर लीक नहीं है तो ये 6 घंटा में भर जाता है, क्योंकि लीक जब नहीं है तो एक ही ऑपरेशन हो रहा है जो ऊपर से हो रहा है। तो 1 घंटे में इसका जो कैपेबिलिटी है, जो नल है, नल का कैपेबिलिटी 1 घंटे में 1/6 पार्ट को भर देना। फाइन, वेरी गुड। अगर ये दोनों चल रहा है, अगर ये दोनों चल रहा है, अगर ये दोनों चल रहा है दोस्त, समझ में आ रहा होगा आपको, अगर ये दोनों चल रहा है, ऊपर से एक आ रहा है, नीचे से भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे जो निकलने का रेट है वो थोड़ा कम है, इसीलिए भर रहा है। अदरवाइज तो तुम जितना भी पानी डालो, मानो मैं आपको 2 लीटर पर आवर के हिसाब से पानी डाल रहा हूँ और तुम 4 लीटर पर आवर के हिसाब से निकाल दे रहे हो, तो टंकी तो कभी भरेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे भर रहा है, कितने घंटे में भर रहा है? टेक्स 4 आवर लॉन्गर, मतलब इस केस में भर रहा है 6+4 यानी कि 10 आवर में। तो जबकि दोनों के दोनों टंकी एक साथ खुला हुआ है, तो 1 घंटे में क्या भर रहा है? 1/10, 1/10 पार्ट भर जा रहा है, 1/10 पार्ट जो है भाई भर जा रहा है 1 घंटे में, समझ में आ रहा है? 1 घंटे में इतना भर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों एक्शन एक साथ चल रहा है, तभी ये 1/10 भर रहा है। तो 1/x, 1/6 मानो इस रेट से वो आ रहा था, कुछ रेट से वो निकला होगा 1 - x, दैट इज इक्वल टू 1/10। ये 1/x क्या है? मानो मैं सोच रहा हूं कि ये जो नीचे वाला लीक है, इससे x घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाता है, टैंक गेट्स एम्प्टीड इन x आवर, टैंक गेट्स एम्प्टीड। अगर वो x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है, तो 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट खाली करेगा? 1/x। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं 1/6 भर रहा हूं और उसमें से 1/x जो है ये खाली कर दे रहा है। तो बेसिकली जो नेट भरा हो रहा है वो हो रहा है 1/6 माइनस 1/x, जो कि है 1/10, क्योंकि 10 घंटे में पूरा टैंक भर रहा है, जबकि ऊपर वाला नल, नीचे वाला नल दोनों ही खुला हुआ है साथ साथ। सो ऑन दैट ओकेजन इट इज कमिंग एज 1/10। तो बेसिकली यहाँ से आप फटाफट निकाल सकते हो x। तो x निकालो जल्दी जल्दी यहाँ से। सो यू आर गोइंग टू गेट दैट इट इज गोइंग टू बी 1 - 6/1/10। 6 और 10 है तो इट इज गोइंग टू बी 30, 30 है तो यहाँ पे यू विल गेट दैट 2/30, दैट इज इक्वल टू 1/15। तो x का मतलब हो जाता है 15, x का मतलब हो जाता है 15, तो द करेक्ट ऑप्शन इज 15 आवर। यही आपसे पूछा गया है, द सिस्टम इज फुल, द लिक विल एम्प्टीड इन हाउ मच टाइम? तो 15 घंटे में ये खाली करता है और ये 6 घंटा में भरता है। तो 1 घंटे में 1/6 भर रहा है, 1/15 निकल रहा है। तो आपको नेट दिख रहा है कि 1 घंटे में 1/10 भरा है, तो 10 घंटे में एक पूरा टैंक भर जाएगा। समझ में आ गया होगा? फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Coming to the next question, it's a very good question. It's a very good question. With this question, we will basically, you know, move towards a new thing. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है there are 3 taps A, B and C in a tank. Okay, they can fill the tank in 10 hours, 20 hours and 25 hours respectively. At first, all of them are opened simultaneously. Then after 2 hours, tap C is closed and A and B are kept running. After the 4th hour, tap B is closed. The remaining work is done by tap A alone. Find the percentage of the work done by tap A by itself. तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर आप पूरा का पूरा इसको कर पा रहे हो तो ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाय टैप ए इटसेल्फ। ठीक है, तो टोटल वर्क का कितना प्रतिशत जो है वो टैप ए ने अलोन रहते हुए किया है, ये आपसे मेनली पूछा गया। ओके, बाय टैप ए इटसेल्फ लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ है, जब टैप ए अलोन था, अकेले जब वो काम कर रहा था, तब वो
वो जितना काम किया है उसका कितना प्रतिशत वो किया है। समझ में आ रहा है? चलो अभी क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं ढंग से। 3 टैप चल रहा है ए बी सी, फाइन। तो ए जो है वो 1 घंटे में कितना फिल कर लेता है, 1/10। ठीक है, अगर 10 घंटे में पूरा टैंक फिल करता है तो 1 घंटे में 1/10। बी जो है वो 1 घंटे में 1/20 फिल कर लेगा। और सी जो है भाई वो 1 घंटे में 1/25 फिल कर लिया होगा। समझ में आ रहा होगा आपको, फाइन। तो बोला है क्या कि एट फर्स्ट ऑल ऑफ देम आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन आफ्टर 2 आवर्स टैप सी इज क्लोज्ड। ओके, तो मतलब इसका मतलब कि पहला 2 घंटे में कितना काम हो गया, चलो देखते हैं। फर्स्ट 2 आवर्स सभी लोग साथ में काम कर रहे, ए बी सी सब वर्किंग है, सब वर्किंग है फर्स्ट 2 आवर्स। बहुत अच्छी बात। तो फर्स्ट 2 आवर्स में काम हो रहा है इस रेट में। 1 घंटे में, पहले घंटे में इतना भर गया, ए इतना भरा पहले घंटे में, बी इतना भरा, सी इतना भरा, दूसरे घंटे में भी उतना ही भरा, तो इंटू 2 कर दिया मैंने। तो पहले घंटे में टोटल कितना काम हो गया, चलो देखते हैं। 0.1, 0.5, तो आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे कितना हो रहा है, 0.1, 0.05, 0.15 प्लस 0.04, 0.19, 0.38। तो 0.38 पार्ट हो गया है। 0.38 पार्ट जो है भाई ये हो गया है कब तक, फर्स्ट 2 आवर्स में 0.38 पार्ट हो गया। समझ में आया? चलो बहुत बड़ी बात। उसके बाद देन आफ्टर 2 आवर्स टैप सी इज क्लोज्ड एंड ओनली ए एंड बी आर केप्ट रनिंग। और उसके बाद चौथे घंटे में टैप बी को बंद किया गया। ठीक है, तो फाइन। तो मतलब फॉर द थर्ड एंड फोर्थ आवर, फॉर द थर्ड एंड फोर्थ आवर कौन कौन सा ऑपरेशनल था, ए और बी ऑपरेशनल था, क्योंकि 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया। तो थर्ड और फोर्थ आवर में सिर्फ ए और बी ऑपरेशनल था, फाइन। तो टोटल वर्क का कितना हो गया, इन दोनों ने मिलकर कितना निपटा दिया, चलो। 0.1 इट्स 0.05, मतलब 0.15 इंटू 2, 0.3, 0.3 पार्ट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात, फाइन। अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर द फोर्थ आवर टैप बी इज ऑल्सो क्लोज्ड एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय टैप ए अलोन। तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना, पहले ये देखते हैं। टोटल वर्क है 1, उनमें से पहले 4 घंटे में कितना काम हो गया, इतना काम, दैट इज योर 0.32। तो इतना जो बाकी काम बच रहा था 0.32, वो पूरा काम कर रहा है ये। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाय टैप ए इटसेल्फ। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो 32 आया है, 32 में टिक मार के वो घर चला जाएगा, पर नहीं दोस्त, 32% काम तो वो किया ही है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो है ये तो किया ही है। बाकी भी टोटल कितना काम किया है, पहले 2 घंटे में कितना काम किया था वो, पहले 2 घंटे में ए ने किया था 1/10 इंटू 2, ए का कंट्रीब्यूशन इतना था, दैट इज 0.2 पार्ट। थर्ड और फोर्थ आवर में मतलब ए तो कंटिन्यूअसली काम कर जा रहा है ना, ए तो भैया कंटिन्यूअसली काम कर जा रहा है शुरू से शाम तक, है ना। तो थर्ड और फोर्थ आवर में भी देखो ए ऑपरेशनल है, तो इन दोनों आवर्स में ये कितना काम कर लिया, 1/10 इंटू 2, दैट इज 0.2। और बाकी जो रिमेनिंग ये काम भी कर रहा है ए, तो टोटल ए कितना काम कर रहा है, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.32, ये हो रहा है कि आपका फर्स्ट एंड सेकेंड आवर में, ये कर रहा है थर्ड एंड फोर्थ आवर में, और ये कर रहा है रिमेनिंग। तो ये टोटल जो हो रहा है देखो, 0.72 पार्ट ऑफ द वर्क और 72% ऑफ द वर्क ए अकेला ही कर रहा है। यही चीज लिखा हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाय टैप इटसेल्फ। ए अकेला टोटल वर्क का कितना परसेंटेज किया है, समझ में आ रहा है? तो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 72% द करेक्ट ऑप्शन, 72% द करेक्ट ऑप्शन, जो कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन दिया हुआ है जिसको टिक मारने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, जो कि है नन ऑफ दिस। समझ में? इफ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट देन ओनली गो फॉर दैट ऑप्शन, 72%, फाइन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं इस टाइप ऑफ एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो वर्किंग 7 आवर्स डेली, आपको लिखा हुआ है एक छोटा सा क्वेश्चन में कि वर्किंग 7 आवर्स डेली 24 मेन, जो 24 इंसान थे, complete a piece of work in 27 days. In how many works would 14 men complete the same piece of work working 9 hours daily? अच्छा, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो अगेन द सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट इज देयर, मैन इनटू टाइम। ठीक है, तो मैन इनटू टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा मैन लगेगा तो कम टाइम लगेगा, अगर कम मैन लगेगा, कम मैन है तो ज्यादा टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको ही मैं थोड़ा मजाक करके ऐसे लिखता हूँ
टाइम मतलब क्या, मानो कोई इंसान 2 दिन काम कर रहा है और हर दिन वो 2 घंटे करके काम कर रहा है, हर दिन वो 5 घंटे करके काम कर रहा है, तो टोटल वो कितना घंटे काम किया, नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स पर डे, है ना। अगर मानो कोई इंसान 2 दिन काम कर रहा है, 3 दिन काम कर रहा है और वो हर दिन 5 घंटे करके काम कर रहा है, तो टोटल वो कितना काम कर रहा है, कितने टाइम। 3 into 5 आवर्स कैसे निकाले आप, नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ वर्क आवर्स पर डे। तो क्या मैं इस टाइम को कैसे लिख सकता हूँ, एम इंटू डी इंटू एच, डे इंटू आवर लिख सकता हूँ, कितने दिन, एक एक दिन में कितना घंटा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया। तो ये देखो एक फॉर्मूला बन गया, एम डी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा मसाला आता है ना एमडीएच, वो दादाजी वाला, एक दादाजी आते हैं एमडीएच में, ठीक है, पगड़ी वाले दादाजी, तो उन्हीं का वो चीज है दोस्त। मैं वैसे याद रखता था, एम डी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। मसाला का नाम एमडीएच ही होता है, राइट, मेरे को जितना याद आ रहा है। तो यहाँ पे बस वो फॉर्मूला लगा दो आप। जैसे एमडीएच कांस्टेंट मतलब क्या, जैसे आप कहते थे बॉयल्स लॉ में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या लिखते थे, P1 D1 इज इक्वल टू P2 B2। सिमिलरली एमडीएच कांस्टेंट मतलब है M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H। सिंपल सी बात है। अच्छा चलो, तो M1 का मतलब क्या हो गया आपका, 24 में है, ठीक है। इस तरीके से और एक प्रॉब्लम कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपको। 24 into D1, D1 मतलब वो 27 दिन में काम निपटाया, और हर दिन कितना काम किया, देखो 7 आवर्स डेली, 7 दिन में। वो बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज वुड 14 men वुड कंप्लीट द सेम वर्क। तो डे ये पूछा है आपसे, अगर वो 9 घंटे काम करते हैं, ये है क्वेश्चन। देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये एमडीएच फॉर्मूला याद रख देना है आपको, ऑटोमेटिकली सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बहुत ही तगड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। 7 2 यहाँ पे हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 3। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा, देखो ऑप्शन जो आएगा आपका कितना हो जा रहा है, ऑप्शन समझ में आ रहा है आपको कि कितने दिन में ये काम निपटा दे रहा है दोस्त। 7, ये 2 हो रहा है, ये हो रहा है 12, तो 12 इंटू दिस 36, तो 36 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट, समझ में आ रहा होगा। 36 डेज, ठीक है। एक और एक इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर और आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि 45 men complete a piece of work in 30 days। 45 men completes a piece of work in 30 days working 12 hours per day। Fine। तो in how many days will 60 men, 60 men है, would complete the work working 10 hours per day। तो आराम से मिल जाएगा, देखो मिल ही गया ऑलमोस्ट, 2 है ना, 2 हो जाएगा, 6 एंड D2 45 into 6 by 10, 5 से 9, 5 से 2, तो ये आंसर आ गया आपका 27 डेज। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। फाइन। तो ये अभी का लास्ट प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, जहां पे मेनली वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश तो अभी तक हमने छुए नहीं इसमें, तो इंग्लिश के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और भी बाकी जो क्वांटिटेटिव का चीजें है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी तक हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में फोकस कर रहे थे इन दिस सेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो मेन 3 चैप्टर है वो हम फोकस ऑलमोस्ट कर लिए, दैट इज योर टाइम एंड वर्क, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है आपको, लास्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ है कि इन two pipes, if two pipes function simultaneously, the reservoir will be filled in 12 hours. One pipe fills the reservoir 10 hours faster than the other. How many hours it takes the second pipe to fill the reservoir? तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम किए हैं पहले ही, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं, पर यहाँ पे जो जहाँ पे हम गलती कर देते हैं वो वाला पार्ट में डिस्कस कर दूंगा। रिजर्वायर भी फिल्ड इन 12 आवर्स, अगर ये दोनों साथ में काम करता है, मानो 1 ए और बी दोनों रिजर्वायर, दोनों पाइप है, तो 1 घंटे में कितना भर जाता है, 1/12, क्योंकि 12 घंटे में पूरा भर जाता है। 1 पाइप फिल्स द रिजर्वायर 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। तो मतलब भाई अगर एक ए है मानो, ठीक है, अगर एक मानो ए है, ये फास्टर काम करता है दूसरे पाइप से, ठीक है, तो दूसरा पाइप जो है वो कितने घंटे में भरेगा, A-10 आवर में भर देगा, A+10 आवर में भर देगा, क्योंकि ए फास्टर है ना, ए 10 घंटा फास्टर है, तो इसका मतलब बी 10 घंटा लेट चलता है, तो A+10 आवर में भरेगा वो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इट्स बेसिकली अगेन द सेम थिंग, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं। तो इट्स गोइंग टू बी जस्ट लाइक A² + 10 है, और ऊपर हो जाता है आपका 11
so it's going to be a plus 10 plus a, so it's going to be 2a plus 10 that is equal to 1/12. तो यहां से आपको फटाफट मिल जाएगा 24a plus 120 that is equal to a square plus 10a, और यहाँ से आपको साफ साफ मिल जाता है a square minus 14a minus 120 that is equal to 0। तो 120 को आप अगर थोड़ा बहुत देखो, इसको तोल मोल करो इसको लेके, तो आपको मिल जाएगा कि भैया कैलकुलेशन सही है ना, एक बार देख लो। a plus 10 plus a, हाँ 2a plus 10 है, 24a plus 120 है, सही है चलो। तो 120 को अगर आप थोड़ा छेड़छाड़ करो इसको देखे, तो क्या क्या चीज आता है बताओ। 3 इंटू 40 आता है, 4 इंटू 30 आता है, 6 इंटू 20 आता है। 6 इंटू 20 से ये आ जाएगा चीजें, ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस 20 ए माइनस 120। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है एक आंसर है 6, एक आंसर है 20, एक आंसर है -6, एक आंसर है 20। तो -6 वाला कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम है। तो ये फास्टर चीज है। हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप टेक टू फिल द रिजर्वायर? तो फास्टर कौन है? ये 20 आवर वाला। तो 20 आवर, सॉरी इट इज नोवेयर फाउंड इन द ऑप्शन। तो भाई आप जिगरा के साथ बेसिकली बोलोगे कि द करेक्ट ऑप्शन इज डी। हाउ मेनी आवर्स डज द फास्टर पाइप टेक टू फिल द रिजर्वायर? ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, नन ऑफ दिस। अगर ये आपको बोलता कि हाउ मेनी आवर्स डज द स्लोअर पाइप टेक टू फिल द रिजर्वायर, तो आपका ऑप्शन हो जाता कि चलो स्लोअर पाइप पूछा है तो स्लोअर पाइप मतलब 10 घंटा ज्यादा लगेगा, तो मतलब 20 + 10 30 आवर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। चलो एक और छोटा सा प्रॉब्लम कर ही लेते हैं, क्या कहते हो? छोटा सा प्रॉब्लम एक है, इसी टाइप का प्रॉब्लम है, तो चलो कर ही लेते हैं। प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप करने की आदत भी बन जाएगी, तो आप बहुत ही जल्दी जल्दी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर पाओगे। फाइन, तो इस टाइप के लास्ट प्रॉब्लम है। फाइन, और इसके बाद वेलोसिटी और टाइम शुरू हो जा रहा है, तो सही है, इसी के साथ एंड करेंगे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ टाइम नया कंसेप्ट है। तो नया कंसेप्ट ब्रेक के बाद, मतलब जो नया सेशन है, सेकंड जो सेशन पार्ट रहेगा इसका, वहां पे कंप्लीट करेंगे। तो लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 2 pipes A and B can fill a cistern in 12 minutes and 60 minutes respectively. If both the pipes are open together, then after how much time B should be closed so that the tank is full in 9 minutes? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मतलब उन लोगों ने अपना थोड़ा कहानी दिखाया। तो भैया अगर A और B साथ में खुला हुआ है, तो A जो है वो 1 मिनट में कितना फुलफिल कर दे रहा है? 1/12। और B जो है वो 1 मिनट में कितना फुलफिल कर दे रहा है? 1/16। 1/12 फुलफिल कर दे रहा है, 1/16 ये फुलफिल कर दे रहा है। समझ में आया? तो 1 मिनट में अगर ये दोनों साथ में खुला हुआ है, इफ A and B आर ओपन्ड साइमल्टेनियसली, अगर A और B साथ में खुला हुआ है तो 1 मिनट में कितना कंप्लीट हो जा रहा है दोस्तों? 1/12 प्लस 1/16। तो इसको अगर आप थोड़ा देखोगे तो मेरे ख्याल से 48 आएगा। ये आ रहा है 4 प्लस, सॉरी ये आएगा आपका 4, ये 3, सो 7/48। इतना पार्ट जो है भाई 7/48 पार्ट, ये पार्ट 1 मिनट में आपका भर जा रहा है, राइट? तो आपसे पूछा गया है कि अगर बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाएगा ताकि 9 मिनट में भरे। अगर ये दोनों साथ में खुला हुआ है तो आप देख पा रहे हो कि 48/7 मिनट में भर जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में इतना पार्ट भर रहा है, इसका मतलब 48/7 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। समझ में आ रहा है हाँ या ना? गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? क्लियर और नो? तो इसका मतलब साफ साफ ये हो जाता है कि लेट आफ्टर x मिनट्स पाइप B is closed। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि दैट फॉर द फर्स्ट x मिनट्स बोथ आर रनिंग टुगेदर, एंड रेस्ट ऑफ द 9 - x मिनट्स, क्योंकि टोटल टैंक 9 मिनट से भरना है, रेस्ट ऑफ द 9 - x मिनट्स ओनली A इज रनिंग, क्योंकि B बंद है। तो 1 मिनट में तो टोटल कितने मिनट में काम हो रहा है देखो।
तो पहला x मिनट दोनों ही चल रहा है 7/48, और उसके बाद जो बाकी 9 माइनस x मिनट है उसमें सिर्फ कौन चल रहा है, a, क्योंकि b बंद है। लेकिन काम आपका 9 मिनट में पूरा हो रहा है, तो पूरा पार्ट ऑफ द काम इज 1। x मिनट्स में इतना, 1 मिनट में इतना पार्ट, x मिनट्स में इतना पार्ट, रेस्ट ऑफ द 9 माइनस x मिनट्स के हर एक मिनट में 1/12 पार्ट। तो 9 माइनस x मिनट्स में इतना पार्ट, लेकिन 9 मिनट में आपका काम तो खत्म हो रहा है। दैट मींस 1 पार्ट इज कंप्लीटेड इन दिस फुल 9 मिनट्स। समझ में आया? फाइन। यहां से आपको x जरूर मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 48, इट वुड बी बेटर 7x प्लस 36 minus 4x, that is equal to 48. I think I am correct. So px is 48 minus 36, that is 12. That is x is equal to 12/3, that is 4 minutes. तो इसका मतलब है कि भाई आफ्टर हाउ मच टाइम b should be closed, इसका मतलब है कि 4 मिनट के बाद b को बंद कर देना चाहिए। तो उसके बाद बाकी टाइम, बाकी जो 5 मिनट बचता है उसमें क्या हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए काम करेगा। तो आंसर आपका है 4 मिनट आंसर। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, प्लीज गिव मी अ 5 स्टार and don't forget to follow me on the app. My follow link will be shared with you. This is my name. Just type my name on the app, Aniruddha Roy. आपको दिख जाएगा. And please do follow me on the app very quickly so that you never miss out any of the lectures either on the app or on YouTube by me. Thanking you everybody. Have a good day ahead. Bye bye. और इसके सेकंड पार्ट लेके मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ आपके सामने। तब तक के लिए गुड बाय। प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर, गो ग्रेड अप। और एक बात जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये है दोस्त कि मैं आपको सेकंड पार्ट में जरूर इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन एक पार्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये है दोस्त कि ऐसे तो सिर्फ आपको मैं मानो एक सेशन के थ्रू आपको मैं बता रहा हूं द टॉप 100 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड स्टफ्स, लेकिन अगर आप ये चाहते हो ऐसे हजारों सेशंस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इफ यू वांट, तब क्या करें? तब आपको जो करना है वो करना है कि आप जल्दी से जल्दी फटाफट ज्वाइन कर लो ग्रेडअप सुपर, ग्रेडअप के जो सुपर डुपर कोर्सेस है उस कोर्सेस को। उस कोर्सेस के थ्रू आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो जाने वाला है। मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं वो कोर्सेस के बारे में। एक ब्रीफ डिस्कशन मैं आपको देने वाला हूं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट कोर्सेस, जो कि है गियर अप गेट 2021। गियर अप गेट 2021 ये कोर्स क्या है दोस्त? ये कोर्स जो है, ये कोर्स बताता है कि इट्स अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्स, जिसमें कि 400 घंटे की लाइव क्लासेस है, 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, 40 प्लस मॉक टेस्ट, 80 प्लस चैप्टर वाइज स्टडी नोट्स है। रैंक अप गेट 2021 इज अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्स। मानो कि आप पूरा का पूरा रिवीजन चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम, सब कुछ सिर्फ 3-4 महीने में, जो बचा हुआ है अभी 3 महीने लगभग, क्रैश कोर्स है। तो ये कोर्स का एनरोलमेंट तो शुरू हो गया, आप फटाफट करके, over 2000 students have already been enrolled in these courses, over 2000 students, so why not you people? और है रैंक अप। रैंक अप मतलब थोड़ा सा, मतलब मानो कि बेसिक्स आप जानते हो लेकिन आप यू आर लैकिंग द प्रैक्टिस, तो आपके लिए ये कोर्स रैंक अप कोर्स। इसमें 350 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस रहेगा, 3200 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेगा, 40 प्लस मॉक टेस्ट रहेगा, 80 प्लस चैप्टर वाइज स्टडी नोट्स रहेगा इसी कोर्स में। इट्स आइडियल फॉर द रिपीटर स्टूडेंट्स हु वांट टू इंप्रूव देयर गेट स्कोर। उसके बाद आते हैं हम विजन 2022। अगर आप अभी से गेट और आईएएस 2022 की तैयारी शुरू करना चाहते हो, जो कि आइडियल है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहेगा और आप उस टाइम को अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो तो गेट AIR 1 भी आप ला सकते हो। टॉप 100 तो बिल्कुल ला सकते हो, 950 घंटे की लाइव क्लास, टॉप 1000 बिल्कुल ला सकते हो, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 100 प्लस मॉक टेस्ट, 120 प्लस चैप्टर वाइज स्टडी नोट्स will be given. Every single thing will be covered in this chapter, starting from GATE EAC. This is ideal for the second year and third year engineering students. और यहाँ पे the best pool of the faculties are going to guide you. All have qualified IITs और ISCs. आप देख सकते हो यहाँ पे। ये था 2020 के अचीवर्स हमारे ग्रेड अप के। इस बार ये नंबर और बढ़ने वाला है डेफिनेटली। तो ज्वाइन करो फटाफट कोर्स, लाओ रैंक, अपने रैंक को एलिवेट करो। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मॉक टेस्ट दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग के
पढ़ चुके लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे, तो बेस्ट मॉक टेस्ट इन सच एन अफोर्डेबल रेट, जस्ट अ लिटिल ओवर 500 में आपको 2 साल के लिए 100+ मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन मिलता है, विच इज डिजाइन बाय द टॉपर्स। 9650052904 इस नंबर पे बस एक कॉल कर लेना टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। मैं बता रहा हूँ इतने अफोर्डेबल कोर्स आपने कभी नहीं देखा इन इंडिया। These two courses all are 4 digit courses, 4 digit में पे करना होगा आपको, समझ में आ रहा है? दिस इज नियर अबाउट 10K, 10K रुपीज के नियर अबाउट प्राइस रेंज में यू आर गेटिंग 950+ hours ऑफ लाइव क्लासेस, 10,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, व्हिच इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आप ये सारे कोर्सेज चाहते हो, सारे कोर्सेज जितना मैंने बताया, रिवीजन कोर्स, विजन कोर्स, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्स, या फिर बहुत सारे और भी नए नए कोर्सेज लॉन्च होने वाला है इन अपकमिंग डेज, सारे के सारे कोर्सेज का अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स विद इन दैट स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, आप देख सकते हो इसको। तो सब्सक्राइब टू क्रेडिट सुपर। 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ फीस है 12K। For 12 months, the fees is only 16.8K, which is ridiculously affordable for any standards. कोई भी institute in the India are not going to provide you education in this much affordable rate from all the faculties who all have qualified GATE and IAC and are from any IITs or IACs. कोई भी नहीं है in India। अगर आप 24 months के लिए ले रहे हो, जो कि 2 साल के, बहुत सारे लोग 2 साल की तैयारी करते हैं, you have to pay only 1K per month। अभी देखो इंडिया में कहीं पे भी इतने रेट में। इफ यू हैव गॉन फॉर ऑफलाइन कोचिंग, आपको रहने के लिए अलग से ये करना पड़ता था, फिर 70-80,000 यू वुड हैव टू पे फॉर 1 ईयर। यहाँ पे फॉर 2 इयर्स आप घर में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो फॉर 24,000 रुपीज। इज रिडिकुलसली अफोर्डेबल फॉर एनी स्टैंडर्ड्स फॉर दिस लेवल ऑफ फैकल्टीज। जस्ट कॉल इन दिस नंबर 9650052904। ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक ब्रांड का चीज है। ब्रांड बहुत बड़ा चीज है दोस्त, इट्स अ वेरी ह्यूज ब्रांड, इट्स अ ग्लोबल ब्रांड, एंड दैट्स व्हाई बेसिकली it can provide education in such affordable rates even after paying as well. Okay, thank you. And this is Anirudh Roy signing off from the largest live learning platform of India. Thank you and meeting you with a part 2 very soon. तब तक के लिए GradeUp Super join कर लो for more such sessions and download the GradeUp app now if you haven't yet. Bye bye.